नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 451। एरा ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और दरवाजे के बाहर शांत घास के मैदान पर नजर डाली। मैं अभी भी 9वें स्तर की दाओयुआन क्षेत्र की साधक हूँ। कुनलुन पर्वतों में मैं एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में जानी जाती हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं एक बच्चे जितनी भी अच्छी नहीं हूँ, है ना? बहन लुओ, क्या हम पहले भाईये को ढूंढेंगे? एरा ने पूछा। मुझे आश्चर्य है कि मेरी बहन अब कैसी है। भाईये, मीरा त्रिवेदी की भौहें तन गईं। वह सोच में पड़ गईं। पहले मैं तुम्हें भाईये के पास भेजूंगी। मुझे कहीं और जाना है। उसने महसूस किया कि कुछ उसे आकर्षित कर रहा है और उसके शरीर में रक्त शक्ति उस पर प्रतिक्रिया कर रही है। उसे लगा कि अगर वह उस स्थान पर जाएगी तो उसकी साधना का स्तर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। जब तक वह अधिक शक्तिशाली होती जाएगी, वह परिवार में वापस आने पर अर्जुन के लिए अधिक सहायकों की भर्ती कर सकेगी। ठीक है, चलो चलें। एरा ने मुंह बनाते हुए मीरा त्रिवेदी का हाथ पकड़ लिया और जाने के लिए तैयार हो गईं। हालांकि उसी क्षण कुछ अप्रत्याशित हुआ। पल भर में दर्जनों भयानक आभाओं ने उन्हें घेर लिया। 15 विशेषज्ञ आकाश में उड़े और उनका नेता 9वें स्तर का एक आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह उत्तरी क्षेत्र में लिंगहू परिवार का मुखिया था और वह लॉन्ग होनगतियन के आदेश पर यहाँ आया था। इतनी जल्दी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा और उनकी गहरी निगाहें एरा और मीरा त्रिवेदी पर टिकी रहीं। मजबूत। बहन लुओ, कितना शक्तिशाली विशेषज्ञ है। वह उड़ सकता है। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एरा ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसे एक अशुभ एहसास हुआ। तार्किक रूप से कहें तो लिंगवू महाद्वीप में उनका किसी से कोई संबंध नहीं था, इसलिए किसी को उनसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह आदमी किसी तरह उन्हें जानता था। आपका मतलब क्या है? हम बहनें अभी अभी यहाँ पहुँची हैं। हमने आपको नाराज नहीं किया। मीरा त्रिवेदी ने एरा को अपने पीछे छिपा लिया। उसने उन लोगों पर नजर डाली और कहा, अगर तुम हमें अगवा करने आए हो तो तुमने गलत लोगों को पकड़ लिया है। उस आदमी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए लॉन्ग होनगतियन द्वारा दिया गया स्क्रॉल निकाला और उसे खोला। अंदर की तस्वीर मीरा त्रिवेदी की तस्वीर जैसी थी। उसने हाथ हिलाया और एक अंतरिक्षीय ब्लेड को गाढ़ा किया जिसने मीरा त्रिवेदी की बांह काट दी। उसने खून का एक निशान देखा जिसमें असीम शक्ति थी और वह बहुत खुश हुआ। ये वही है, हमने उसे ढूंढ लिया। यदि वह इस महिला को पकड़ लेता तो शायद लॉन्ग होनगतियन उसे दाओ एकीकरण ग्रेड कलाकृति से पुरस्कृत करता। परिवार प्रमुख, क्या ये सचमुच वही है? बगल से 6ठे स्तर का एक आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ आया और उसने भी तस्वीर को ध्यान से देखा। बार बार पुष्टि करने के बाद उसकी आंखों में एक पागलपन भरा भाव उभर आया और वह हंस पड़ा। लगभग एक जैसा। सभी लोग, यह महिला वही है जिसे सीनियर लॉन्ग होनगतियन ने व्यक्तिगत रूप से हमें पकड़ने का आदेश दिया है। एक बार जब हम उसे पकड़ लेंगे तो यह बहुत संभव है कि सीनियर लॉन्ग होनगतियन हमें दाओ एकीकरण ग्रेड कलाकृतियों से पुरस्कृत करेंगे। लिंगू परिवार का मुखिया अब खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी दैहिक शक्तियों का इस्तेमाल करके आसपास का जायजा लेना शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही उसकी नज़र मीरा त्रिवेदी पर भी टिकी रही। उनके दृष्टिकोण से मीरा त्रिवेदी एक चलता फिरता खजाना थीं। उसने सोचा था कि मीरा त्रिवेदी को पकड़ने की इस यात्रा में उसका सामना कई शक्तिशाली व्यक्तियों से होगा। आखिरकार ये पवित्र ड्रैगन परिवार के मुखिया द्वारा जारी किया गया एक मिशन था, इसलिए बहुत संभव था कि उससे निपटना मुश्किल हो। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक प्रारंभिक अवस्था वाली सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र की साधिका होगी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उन सभी 15 लोगों के आने की जरूरत ही नहीं होती। सिर्फ वही काफी होता। लिंगहू परिवार लॉन्ग होनगतियन से संबद्ध परिवारों में से एक था। परिवार के विशेषज्ञ लॉन्ग होनगतियन के निजी रक्षक माने जाते थे।
कई बार केवल दाओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ ही लॉन्ग होनगतियन की सेनाओं और दिव्य ड्रैगन परिवार के बीच युद्ध में भाग ले सकते थे। आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते वे असहाय होकर केवल देखते रह जाते थे कि कैसे अन्य दाओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ खजाने प्राप्त करते हैं और विजयी होकर आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस बार अवसर उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। लिंगहू परिवार के मुखिया ने अपने परिवार के 15 विशेषज्ञों का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया, जिनमें 3 तृतीय स्तरीय, 10 छठे स्तरीय, 1 7वें स्तरीय और 1 8वें स्तरीय आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे। वे स्वयं 9वें स्तरीय आदिम अराजकता क्षेत्र के एक शीर्ष विशेषज्ञ थे, जिन्हें स्थानिक नियमों में महारत हासिल थी। उसने मूलतः सोचा था कि वह किसी दिव्य राजा क्षेत्र या आदिकालीन अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ को पकड़ने जा रहा है, इसलिए यह एक सुखद आश्चर्य था। ये कितना महान आशीर्वाद है। हुश हुश हुश। उसने अपनी हथेली से अंतरिक्षीय ब्लेड छोड़े और आसपास के स्थान को चीर डाला। उसी समय 7वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के ग्रैंड एल्डर ने अंतरिक्षीय मार्ग के अंदर की स्थिति की जांच करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि अंदर कोई और नहीं है, दोनों खुशी से मुस्कुराए। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? मीरा त्रिवेदी की भौहों पर एक ठंडी चमक छा गई। उसने मन ही मन आह भरी। ये सभी लोग आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, तो वह उनसे कैसे लड़ सकती थी? उसने अपना सिर नीचे किया और एरा की ओर देखा। वह सिर्फ 9वें स्तर की दाओयुआन क्षेत्र की साधिका थी। उसने उसे आवाज़ भेजी, मैं उन्हें बाद में रोक दूंगी। पूरी कोशिश करो कि तुम वहां से निकलकर भैये को ढूंढो। केवल भैये ही हमारी मदद कर सकते हैं। यह बहन लुओ, चलो मिलकर लड़ते हैं। एरा ने अपनी मुट्ठियां लहराईं। शायद उसे अभी तक पता नहीं था कि आदिम अराजकता क्षेत्र का विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली होता है, इसीलिए वह कह पाई कि वह एक ऐसे विशेषज्ञ से लड़ेगी जो अंतरिक्ष को चीर सकता है। उसकी नज़र में अर्जुन सबसे ताकतवर था। इसके बाद अनिकेत दास और फिर मीरा त्रिवेदी का नंबर आया। बहन लुओ ने एक बार विजय मिश्रा के पूर्ण शक्तिशाली हमले को रोक दिया था, इसलिए उन्हें इन लोगों से बच निकलने में सक्षम होना चाहिए। जल्दी करो और भागो। मीरा त्रिवेदी ने अचानक हमला किया। उसने एक बर्फीली तलवार निकाली, जिससे प्रकाश की एक लंबी धारा निकली। इसने आकाश में बादलों को चीर दिया और तलवार की क्यूई की अनगिनत धारियों में बदल गई, जिन्होंने एक ही समय में 15 आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञों पर हमला किया। एरा, भागो, भाई ये को ढूंढो। वह पलटी और चिल्लाई, मैं उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। जल्दी करो। इन दिनों मीरा त्रिवेदी की याददाश्त धीरे धीरे ठीक हो रही थी और उनकी ताकत काफी बढ़ गई थी। हालांकि वह अभी भी एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक थी, उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति कम से कम एक प्रारंभिक अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी। अगर वह कुनलुन पर्वत पर होती तो उन्हें एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ माना जाता, लेकिन लिंगवू महाद्वीप में वह बहुत कमजोर थीं। वह अच्छी तरह जानती थी कि इन लोगों के समूह का लक्ष्य वह थी, इसलिए उसने इरा को भागने देने की पूरी कोशिश की। तुम अब भी विरोध करने की हिम्मत रखते हो? बेपरवाह, अपनी औकात समझो। लिंगू परिवार का मुखिया तिरस्कार से मुस्कुराया। हाथ हिलाकर उसने अपनी शक्ति समेटी और उसे छोड़ दिया। पल भर में बर्फीली तलवार जम गई और तलवार की क्यूई की अनगिनत धारियां हवा में जम गईं। इसके अलावा उसने उन्हें इस स्थान में कैद कर दिया। आदि अराजकता क्षेत्र में व्यक्ति स्थानिक नियमों को समझ लेता है और अंतरिक्ष को सीमित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ताओ एकीकरण क्षेत्र में व्यक्ति लौकिक नियमों को समझ पाएगा और स्थानों के भीतर समय के अंतर पैदा कर पाएगा। जब समय और स्थान की दो नामात्र शक्तियों का संयोजन होगा तो यह वैसा ही होगा जैसे पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी ने सभी को एक अवरोध में फंसा दिया हो। उन्होंने आधे दिन तक स्थानिक अवरोध में अर्जुन से युद्ध भी किया था। हालांकि जब वे दोनों बाहर आए तो कुनलुन पर्वत में केवल एक क्षण ही बीता था। इस अर्थ में लौकिक और स्थानिक नियमों की नामात्र शक्तियां अत्यंत अत्याचारी थीं। जब तक कोई उसी स्तर का विशेषज्ञ न हो, उन शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति से मुकाबला करना कठिन होगा। बैंग बैंग, लिंगू परिवार के मुखिया के आध्यात्मिक दबाव में तलवार की क्यूई की धारियां बिखर गईं। बर्फीली तलवार कांप उठी और हवा में फंस गई। वह न आगे बढ़ सकती थी, न पीछे हट सकती थी।
कुछ ही क्षणों बाद लिंगू परिवार के मुखिया ने अपना हाथ हिलाया और नीली ऊर्जा की एक लहर आकाश में फैल गई और बर्फीली तलवार से टकराकर उसे नष्ट कर दिया। आदिकालीन अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली थे। मीरा त्रिवेदी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत इरा पर अपनी हथेली से वार किया, हालांकि इतनी जोर से नहीं कि वह घायल हो, लेकिन इतनी जोर से कि वह सैकड़ों मीटर दूर जा गिरी। मैं नहीं जा सकता भाई, ये को ढूंढने की पूरी कोशिश करो, केवल वही मुझे बचा सकता है। भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ये लोग किसी कारणवश मुझे पकड़ने आए हैं और हो सकता है कि भविष्य में वे तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएं। फिलहाल मैं उन्हें व्यस्त रखने की कोशिश करूंगी ताकि इरा के पास आपको सूचित करने के लिए पर्याप्त समय हो। कुछ ही क्षणों बाद मीरा त्रिवेदी के शरीर से एक अग्निमय अजगर की आभा फूट पड़ी। उनका पूरा शरीर आग की लपटों में गिर गया और उनकी युद्ध शक्ति आसमान छूने लगी। उसने अपने खून से इसकी कीमत चुकाई थी। वह वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लिंगू परिवार के मुखिया ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी और मीरा त्रिवेदी को घूरने लगे। अगले ही पल उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, कारावास। उनके शरीर से तुरंत असंख्य नीली रोशनियां निकलीं, जो मीरा त्रिवेदी के चारों ओर लिपट गईं। एक पल में मीरा त्रिवेदी मानो जड़ हो गईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने रक्त तलवार संप्रदाय के अग्रज का सामना किया हो। वह प्रतिरोध नहीं कर सकीं। उनका शरीर और आसपास का स्थान मानो बंद हो गया था। हालांकि वह बोल सकती थीं, लेकिन हिल नहीं पा रही थीं। तभी प्रकाश की एक धारा वापस लौटी, जब तीसरे स्तर का एक आदिम अराजकता क्षेत्र का बुजुर्ग इरा को पकड़कर मीरा त्रिवेदी की तरफ फेंक कर लौटा। उसने मुठ्ठियां भींच लीं और कहा, परिवार प्रमुख, सीनियर लॉन्ग ने हमें सिर्फ बड़े वाले को पकड़ने के लिए कहा था। छोटे वाले का क्या? एक छोटा सा। चूंकि उसने हमें उसे पकड़ने के लिए नहीं कहा था, तो उसे मार ही दो। हम कोई भी कसर नहीं छोड़ सकते। लिंगहू परिवार के मुखिया के ऐसा कहने के बाद 8वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के एक बुजुर्ग ने खड़े होकर अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने स्थानिक नियमों की नामात्र शक्ति को ग्रहण किया, उसकी हथेली में नीली रोशनी चमक उठी। जल्द ही एक हल्के नीले रंग का गोला संघनित हुआ, जिससे एक विनाशकारी आभा निकली। यह हमला एक शीर्ष स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को भी तुरंत मार सकता है। इस लड़की की तरह 9वें स्तर के दाओयुआन क्षेत्र की चींटी को तो और भी अधिक मार सकता है। इस बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया। इस हमले से मरना भी उसके जैसी चींटी के लिए गौरव की बात मानी जा सकती है। निम्न स्तर के मार्शल प्लेन के कूड़े का यहाँ अस्तित्व नहीं होना चाहिए। मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने प्रकाश का एक नीला गोला फेंका, जो आकाश में फैल गया और आसपास का स्थान कांप उठा। धीरे धीरे दुनिया का रंग बदल गया, हल्का नीला हो गया और ऐसा लगा जैसे सब कुछ इस शक्ति से आच्छादित हो गया हो और कोई भी बच नहीं सकता था। यह एक आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति थी। अंतरिक्ष को सील करना, चाहे कोई कितना भी मजबूत या शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक वह आदिकालीन अराजकता क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता, वह इस अंतरिक्ष में फंस जाएगा। अपना निर्णय स्वीकार करें। नहीं। इरा खड़ी हो गई, उसकी मुट्ठियां उसके कपड़ों को कसकर जकड़ रही थीं। उसने गुस्से से बुजुर्ग को घूरा और गुस्से से गालियां दी। साले, तू इतना ताकतवर है, फिर भी मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहा है। बेशर्म बुढ़ा। फूश फूश फूश। प्रकाश की नीली गेंद धीरे धीरे इरा के पास पहुंची। इसने उसे मारा भी नहीं था, लेकिन इसके चारों ओर मौजूद शक्तियों के निशानों ने पहले ही उस पर हमला कर दिया था। उसके शरीर पर घाव कर दिए थे, जब तक कि वह खून से लथपथ नहीं हो गई थी। क्या वह यहीं मरने वाली थी? नहीं। मीरा त्रिवेदी ने बेतहाशा संघर्ष किया। इरा ईशा की बहन थी। वह मर नहीं सकती थी। उसने स्थानिक कारावास को तोड़ने के लिए अपने शरीर के समस्त रक्तसार और ऊर्जा का उपयोग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि इस समय उसके शरीर से अग्निमय ड्रैगन आभा फिर से प्रज्वलित हो गई। फूश फूश फूश। लाल रंग की रोशनी की धारियां चमक उठीं, मानो एक बेजोड़ शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को भेद दिया हो। एक पवित्र अजगर का प्रेत धीरे धीरे प्रकट हुआ और उस विशाल अजगर के पंजे से वह बंद जगह चकनाचूर हो गई। तभी अजगर का प्रेत मीरा त्रिवेदी के पीछे मडराता हुआ आया, जिसका पूरा शरीर आग की अंतहीन लपटों से जल रहा था।
प्रेत दहाड़ा और 1 लाख मील के दायरे में रहने वाले सभी राक्षसी जानवर और राक्षसी जानवर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए जमीन पर दौड़ पड़े। यह उसके वंश का जागरण था। मीरा त्रिवेदी का वंश पवित्र ड्रैगन परिवार से था और यह उस परिवार का सबसे शुद्ध वंश था। यहाँ तक कि उनमें एक अर्धचरणीय महान शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ का भी आधा वंश था। दिव्य शक्ति से उन्होंने तुरंत ही सभी स्थानिक बाधाओं को तोड़ दिया। क्या ये कैसे संभव है? 3000 मीटर का रक्त रेखा प्रेत। हमला करने वाला बुजुर्ग बहुत हैरान हुआ। उसने अपने सामने उस अप्राप्य पवित्र ड्रैगन प्रेत को घूरा और उसके दिल में डर भर गया। लिंगू परिवार के मुखिया के चेहरे पर 3000 मीटर ऊंचे पवित्र ड्रैगन प्रेत को देखते ही जबरदस्त बदलाव आ गया। उसने देखा कि उस प्रेत के शरीर पर ड्रैगन के जैसे शल्क भी थे और उसका विशाल शरीर आसपास के पहाड़ों जितना ऊंचा था। पल भर में उसे समझ आ गया कि उसे ही ऐसा क्यों करना पड़ा। यह महिला पवित्र ड्रैगन परिवार से थी। यहाँ तक कि अगर वह केवल एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक थी तो वह एक दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को हराने में सक्षम होगी। लिंगवू महाद्वीप में जब दूसरे लोगों की वंशावली सक्रिय होती थी तो उनके प्रेत केवल 30 से 50 फीट ऊंचे होते थे। 7वीं श्रेणी की वंशावली के प्रेत केवल 80 फीट ऊंचे होते थे और 5वीं श्रेणी की वंशावली के प्रेत केवल 100 फीट ऊंचे होते थे। हालांकि जब मीरा त्रिवेदी की वंशावली सक्रिय हुई तो उनका प्रेत वास्तव में 10,000 फीट ऊंचा था। पवित्र ड्रैगन वंश दिव्य ड्रैगन वंश के समान स्तर पर था तथा पौराणिक ड्रैगन भगवान वंश के बाद दूसरे स्थान पर था। ये 10,000 फुट ऊंचा प्रेत अतुलनीय रूप से भव्य था, मानो यह एक सच्चा पवित्र ड्रैगन हो। अजगर की दबंग आंखों में अनंत ज्वालाएं और पवित्र अग्नि थी। उसके मुंह में अजगर के दांत सैकड़ों फुट लंबे थे। उसकी हल्की सी सांस भी अनंत तूफान पैदा कर देती थी। इसके रक्त लाल ड्रैगन शल्क और विशाल शरीर ने इसे एक पूर्ण युद्ध मशीन बना दिया। इसकी लंबी ड्रैगन पूंछ एक चलती हुई स्टील की दीवार की तरह थी। क्या ये हो सकता है कि यह प्रेत पवित्र ड्रैगन परिवार स्वर्गीय संत युद्ध ड्रैगन का पूर्वज था? परिवार के मुखिया, वह पवित्र ड्रैगन परिवार की प्रत्यक्ष वंशज है। हम बड़ी मुसीबत में हैं, 8वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के ग्रैंड एल्डर ने कहा। 17वें परिवार के मुखिया लॉन्ग चेंगटियन ने एक बार अपने वंश को सक्रिय किया और एक प्रेत को प्रकट किया और अंततः उसने अविश्वसनीय दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। लिंगू परिवार का मुखिया कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे पसीना आ रहा था। उसने पवित्र ड्रैगन प्रेत की ओर देखा और अपनी लार निगल ली। यदि ये लड़की बड़ी हो गई तो लिंगवू महाद्वीप का पूरा समुदाय उसका आदर करेगा और उसकी पूजा करेगा। उसके जैसे छोटे परिवार के व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस समय उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ पड़े। क्या मैं सचमुच ऐसे अस्तित्व के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूँ? मुझे ही यह काम क्यों सौंपा गया? सीनियर लॉन्ग ने किसी दाव एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ से क्यों नहीं पूछा? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे बहुत व्यस्त थे, या इसलिए कि सीनियर लॉन्ग को डर था कि दूसरों को पता चल जाएगा कि उन्होंने पवित्र ड्रैगन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज को मार डाला है? क्या इसीलिए उन्होंने हमें ये काम सौंपा था? अगर हम कामयाब हो गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हम मर भी गए तो भी कोई ध्यान नहीं देगा। लिंगवू महाद्वीप में जो लोग दाव एकीकरण क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे उन्हें वास्तव में मजबूत नहीं माना जाता था और उनके जैसे आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ मूल रूप से प्रमुख ताकतों द्वारा किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना घूम सकते थे। वाह, प्रकाश की वह नीली गेंद जिसे बुजुर्ग ने छोड़ा था अभी भी घूम रही थी, यद्यपि बहुत धीमी गति से। सब लोग इसे लगभग भूल ही गए थे, लेकिन जब यह मीरा त्रिवेदी और इरा के सामने पहुंचा तो एक अतुलनीय शक्तिशाली आकाशीय शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ। जाओ भाई, ये को ढूंढो, मैं उन्हें तुम्हारे लिए ब्लॉक कर दूंगा। मीरा त्रिवेदी इरा के सामने खड़ी हो गईं और अपने हाथों से एक मुहर बना ली। उनके पीछे पवित्र ड्रैगन के प्रेत ने अपने 2 रक्त लाल पंजे घुमाए और उसी समय प्रकाश के नीले गोले पर हमला कर दिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी आसमान में फैल गई। पुची, प्रकाश की नीली गेंद के पूरी तरह नष्ट हो जाने से खून बिखर गया। मीरा त्रिवेदी दर्जनों कदम पीछे हट गईं, उनका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उन्होंने अपनी वंशावली सक्रिय कर ली थी, वे केवल एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक थीं, और यह एक चमत्कार ही था कि उस हमले में उनकी मृत्यु नहीं हुई।
वह अपने सामने खड़े लोगों को घूरती रही और सोचती रही। हालांकि उसने अपनी वंशावली सक्रिय कर दी थी, फिर भी वह शायद बच नहीं पाएगी। इसलिए सबसे अच्छा काम जो वह कर सकती थी वह था इरा को भागने में मदद करना। उसने बुरी तरह घायल इरा को पकड़ा और अपनी रक्त शक्ति की कुछ धाराएं इरा के शरीर में डाल दीं। जाओ भाई, ये को ढूंढो और उसे बताओ कि क्या कोई अनजान लोग उसे ढूंढ रहे हैं और उसे उनसे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सिस्टर लुओ, इससे पहले कि इरा अपनी बात पूरी कर पाती, उसे हजारों मीटर दूर भेज दिया गया। इसके बाद मीरा त्रिवेदी ने लिंगू परिवार के आदिम अराजकता विशेषज्ञों का सामना किया। क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या इसका कारण यह है कि उसकी साधना का स्तर कम है? लिंगू परिवार का मुखिया होश में आया। उसने मीरा त्रिवेदी को ध्यान से देखा और हिसाब लगाया। उसने बड़े बुजुर्ग के अंतरिक्षीय हमले को तो रोक दिया, लेकिन वह घायल हो गई। जाहिर है उसका वंशक्रम बहुत मजबूत है, लेकिन वह बहुत कमजोर है। हम उसे पकड़ सकते हैं। यद्यपि यह महिला पवित्र ड्रैगन परिवार की प्रत्यक्ष वंशज थी, लेकिन वह एक निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन से आई थी। उसकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं है और उसकी शक्ति सीमित है। अगर वह अपनी रक्त शक्ति को सक्रिय करके उस प्रेत को मूर्त रूप भी दे दे, तो भी वह प्रारंभिक या मध्य चरण के आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर ही होगी। अपनी शक्ति से मैं उसे परास्त कर सकता हूँ। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। 3 आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग आसपास के स्थान को सील कर देंगे ताकि कोई भी करीब न आ सके। हाँ, परिवार के मुखिया। तीसरे स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के आंतरिक संप्रदाय के 3 बुजुर्ग उड़कर मीरा त्रिवेदी को घेर लिया। उन्होंने एक भयानक कारावास संरचना स्थापित की जो स्थानिक नियमों की नामात्र शक्तियों से संचालित थी। एक दूसरे से जुड़ी हुई जंजीरों ने आसपास के स्थान को सील कर दिया था। फिर एक सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए पूछा, परिवार के मुखिया, क्या हम सचमुच उससे लड़ने जा रहे हैं? वह पवित्र ड्रैगन परिवार की सीधी वंशज है। उसी समय 6ठे स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के अन्य 3 बुजुर्ग पहले ही युद्ध शुरू कर चुके थे। उन्होंने 3000 मीटर ऊंचे पवित्र ड्रैगन प्रेत से युद्ध किया, जिससे जमीन धंस गई और चट्टानें चटक गईं। मीरा त्रिवेदी पवित्र ड्रैगन प्रेत के नीचे थीं और युद्ध के लिए पूरी तरह से उसकी ताकत पर निर्भर थीं। उसका शारीरिक शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए वह युद्ध में बेकार थी। लिंगहू परिवार के मुखिया ने आह भरते हुए उन 9 लोगों की ओर देखा जिन्होंने अभी तक हमला नहीं किया था। हर कोई, उन्होंने गंभीरता से कहा, पवित्र ड्रैगन परिवार के कितने प्रत्यक्ष वंशज निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन में गिर गए हैं। पवित्र ड्रैगन परिवार का हर सदस्य एक विशेषज्ञ है जिसका नाम पूरे महाद्वीप को हिला देता है। यहाँ तक कि सबसे कमजोर व्यक्ति भी सृष्टि क्षेत्र का विशेषज्ञ है। यहाँ तक कि स्टार एपर्चर क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं जो सीलबंद गेट क्षेत्र तक पहुँच चुके हैं। क्या आपने सोचा है कि सीनियर लॉन्ग होंगतियन ने हमें उसे मारने के बजाय पकड़ने के लिए क्यों भेजा? जैसे ही उसने ये कहा, बाकी लोग झिझकने लगे और चिंतित हो गए। 9 बुजुर्गों के चेहरे पर अजीब से भाव थे। कोई भी पवित्र ड्रैगन परिवार के किसी प्रत्यक्ष वंशज पर यूं ही हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें ठेस पहुंचने का डर था। परिवार के मुखिया की बातें सुनते हुए उनमें से कुछ ने इस पर गौर से सोचा। अंत में उन्होंने कहा, पवित्र ड्रैगन परिवार की मुख्य शाखा में बहुत कम सदस्य हैं। युद्ध में मारे गए कुछ लोगों के अलावा बाकी दर्जन भर लोग जाने माने हैं। इसके अलावा उनके नाम पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध हैं। जब तक कि वह लॉन्ग चेंगटियन और लिंग पियाओपिंग की बेटी न हो, जिसका पारिवारिक रिकॉर्ड में कोई नाम दर्ज नहीं था, और फिर वह गायब हो गई। एक बुजुर्ग ने अपना सिर उठाया और मीरा त्रिवेदी को घूरते हुए आश्चर्य से कहा, क्या आप मुझे बता रही हैं कि वह लॉन्ग चेंगटियन की बेटी है? हाँ, लिंगहू परिवार के मुखिया ने हल्के से सिर हिलाया और एक क्रूर भाव प्रकट किया। लॉन्ग चेंगटियन पूर्व परिवार के मुखिया हैं और लॉन्ग होंगतियन वर्तमान परिवार के मुखिया हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं। हर किसी को पहले से ही समझ जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया और उन्होंने हमें ऐसा करने के लिए क्यों कहा। हमें उसे पकड़ना ही होगा। अगर हम उसे भागने देंगे तो उसकी वापसी की खबर होली ड्रैगन परिवार के ग्रैंड एल्डर ग्रुप तक पहुंच जाएगी, और कौन जाने सीनियर लॉन का क्या होगा। हालांकि एक बात तो निश्चित है, वह ये कि हमारा लिंगू परिवार नष्ट हो जाएगा।
अगर वे मीरा त्रिवेदी को नहीं पकड़ते तो स्थिति गंभीर हो जाती। उन्हें मीरा त्रिवेदी को पकड़कर लॉन्ग होनगतियन को सौंपना पड़ता। बचने का यही एकमात्र रास्ता था। समझ गया परिवार के मुखिया, चलो हमला करते हैं। तुरंत ही 5 मध्य अवस्था वाले आदिम अराजकता क्षेत्र के बुजुर्ग बाहर आए और पवित्र ड्रैगन प्रेत से लड़े। बाकी 4 बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं, लेकिन जल्द ही वे परिवार के मुखिया के साथ मिलकर पवित्र ड्रैगन प्रेत की ओर दौड़ पड़े। प्रेत चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें लड़ना ही था। मीरा त्रिवेदी को पकड़ना ही एकमात्र विकल्प था। बैंग बैंग, बूम बूम बूम, अनगिनत धमाके हुए, धूल और मलबा हर जगह उड़ गया। पवित्र ड्रैगन के प्रेत ने एक के बाद एक कई बुजुर्गों को परास्त करके जमीन में दरारें डाल दी और पहाड़ चकनाचूर हो गए। 15 आदिकालीन अराजकता क्षेत्र के बुजुर्ग और लिंगू परिवार के मुखिया, जो 9वें स्तर के आदिकालीन अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन यह एक कठिन लड़ाई थी। 10,000 फुट ऊंचा पवित्र ड्रैगन प्रेत बहुत बड़ा था। एक हल्का सा हमला किसी भी बुजुर्ग को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। हालांकि अपने विशाल आकार के कारण ही, हालांकि उसका शरीर ड्रैगन के शल्कों से ढका हुआ था, उसके पास बचाव का कोई और तरीका नहीं था। उस पर 7-8 बुजुर्ग भयंकर हमला कर रहे थे। पवित्र ड्रैगन प्रेत का शरीर अब खून से लथपथ हो गया था और मीरा त्रिवेदी पीली और कमजोर हो गई थी। वह पवित्र ड्रैगन प्रेत के हृदय में समा गई और युद्ध करते समय उसे स्वयं नियंत्रित किया। हालांकि वह तब तक पराजित होती रही जब तक कि पवित्र ड्रैगन प्रेत के शल्क चारों ओर उड़ नहीं गए और ड्रैगन का रक्त फव्वारे की तरह फूट पड़ा। ड्रैगन स्ट्राइक, मरना। मीरा त्रिवेदी ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, क्योंकि पवित्र ड्रैगन प्रेत के 2 ड्रैगन पंजों ने 2 छठे स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के बुजुर्गों को पकड़ लिया और फिर कसकर जकड़ लिया। बैंग बैंग, 2 विस्फोट हुए और दोनों बुजुर्गों के शरीर फट गए और उनकी आत्माएं ड्रैगन की लपटों से नष्ट हो गईं। जितनी जल्दी हो सके इस प्रेत को हरा दो, वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, लिंगू परिवार के मुखिया ने दहाड़ते हुए कहा। उन्होंने स्थानिक नियमों की शक्ति एकत्रित की और तलवार के प्रहार से पवित्र ड्रैगन प्रेत के बाएं पैर को नष्ट कर दिया, जिससे विशाल ड्रैगन एक घुटने पर गिर गया। अवसर का लाभ उठाओ, प्रेत के सिर पर हमला करो। जब 5 मध्य अवस्था के आदिम अराजकता क्षेत्र के बुजुर्गों ने पवित्र ड्रैगन प्रेत को गिरते देखा, तो वे उन्मत्त होकर ड्रैगन के सिर की ओर दौड़ पड़े। अगर वे उसका सिर नष्ट कर पाते तो ये लड़ाई खत्म हो जाती। ठीक इसी समय एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। अनंत ड्रैगन ज्वाला। मीरा त्रिवेदी चिल्लाए और अपने शरीर को एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल करके अपने शरीर में रक्तसार को लगातार जारी किया, जो पवित्र ड्रैगन प्रेत में प्रवाहित हो रहा था। कुछ ही क्षणों बाद पवित्र ड्रैगन प्रेत ने अपना मुंह खोला और अनंत ड्रैगन लपटों से भरा एक कौर उगल दिया, जो आग के एक स्तंभ की तरह आकाश में उछल गया, जिसने 5 आदिकालीन अराजकता क्षेत्र के बुजुर्गों को घेर लिया और उन्हें जलाकर राख कर दिया। नहीं, प्रेत को नष्ट करो। 8वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र ग्रैंड एल्डर ने पवित्र ड्रैगन प्रेत के पंजों पर हमला जारी रखा और अंततः 1000 फुट लंबा पंजा काट दिया। अन्य बुजुर्ग भी आगे बढ़े और पूरी ताकत से हमला कर दिया। लिंगू परिवार के मुखिया ने उन बुजुर्गों की राख को देखा जो मर चुके थे। उसके चेहरे पर थोड़ी सी सनक थी और वह गुस्से से चिल्लाया, हमला। उसकी आखिरी सांसें आ गई हैं। ये लपटें शायद उसका आखिरी हमला थीं। प्रेत को नष्ट करो, लेकिन उसे मत मारो। बाकी बचे कुछ बुजुर्ग पागल हो गए और पवित्र ड्रैगन प्रेत पर बेतहाशा हमला कर दिया। ड्रैगन के शल्क, मांस और खून हर जगह उड़ गए। मीरा त्रिवेदी, जो पवित्र ड्रैगन प्रेत को नियंत्रित कर रही थीं, भी हिल गईं और उनकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। स्वूश! अचानक एक आकाश को हिला देने वाली तलवार की किरण प्रकट हुई। उसमें आकाशीय नियमों की शक्ति समाहित थी और वह अतुलनीय रूप से भयानक थी। 8वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के ग्रैंड एल्डर ने फिर से हमला किया। मीरा त्रिवेदी को पहली बार घायल करने वाला भी वही था। मीरा त्रिवेदी के हाथों अपने कुछ पुराने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने छोटे भाइयों की भी दुखद मौत देखकर उसने परिवार के मुखिया के आदेश की परवाह किए बिना हमला कर दिया। इस समय वह मीरा त्रिवेदी को मारने के लिए बेताब था। धत्तेरी की, अगर आप उसे मार देंगे तो हम खुद को कैसे समझाएंगे?
लिंगहू परिवार का मुखिया पवित्र ड्रैगन प्रेत के सामने खड़ा हो गया और उसने हमले को रोक दिया, उसे नष्ट कर दिया और ग्रैंड एल्डर को उड़ा दिया। सीनियर लॉन्ग को एक जीवित व्यक्ति चाहिए, लाश नहीं। आप महापुरुष अनिच्छा से रुक गए और किनारे से युद्ध देखने लगे। बाकी 8 बुजुर्गों ने फिर से हमला किया, जिनमें तीसरे स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के 3 बुजुर्ग भी शामिल थे, जिन्होंने आसपास के क्षेत्र को सील कर रखा था। वे उसे जल्द से जल्द जिंदा पकड़ना चाहते थे। चूंकि अब बात यहाँ तक पहुँच गई है, इसलिए मैं उनमें से जितने लोगों को हटा सकता हूँ, हटा दूंगा। आत्मा विनाश। मीरा त्रिवेदी जोर से चिल्लाए और अपने शरीर में सभी रक्तसार और ऊर्जा को सक्रिय कर दिया, जिससे पवित्र ड्रैगन प्रेत का विस्फोट हो गया। तुरंत ही अजगर का शरीर फट गया और विस्फोट से उत्पन्न शक्ति पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। उसी समय शक्ति का एक अंश मीरा त्रिवेदी के शरीर में प्रवाहित हुआ, जिससे उनकी मृत्यु से रक्षा हुई। बैंग बैंग। लिंगू परिवार के बुजुर्ग एक के बाद एक गिर गए। यहाँ तक कि उस जगह को बंद करने वाले 3 बुजुर्ग भी प्रभावित हुए और उनके शरीर फट गए। खून जमीन पर बिखर गया। जैसे ही बंद जगह खुली, विस्फोटक शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई और कई पहाड़ चकनाचूर हो गए। पुची, कितनी दुष्ट औरत है। लिंगू परिवार के मुखिया को खून की उल्टी हुई। उसकी छाती में एक कटोरे के आकार का छेद हो गया था। शुक्र है कि वह विस्फोट के केंद्र में नहीं था, वरना उसकी मौत हो जाती। जब उसने पलट कर देखा तो लिंगू परिवार के केवल कुछ ही बुजुर्ग बचे थे। 2 महापुरुष बच गए थे, साथ ही 2 छठे स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ भी। बाकी सभी बुजुर्ग मर चुके थे। यह शापित औरत, अगर सीनियर लॉन्ग का आदेश न होता तो मैं तुम्हें मार डालता। लिंगू परिवार के मुखिया ने अपनी छाती पकड़ ली और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए आदिम अराजकता श्रेणी की गोलियां खाने लगे। उन्हें दूसरे बुजुर्गों पर ध्यान देने का भी समय नहीं मिला। इस युद्ध में भाग लेने वाले 16 आदिकालीन अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञों में से केवल 5 ही बचे थे, जिनमें से 2 मृत्यु के कगार पर थे। पवित्र ड्रैगन परिवार वास्तव में एक उच्च स्तरीय परिवार होने के अपने दर्जे के योग्य था। भले ही इस प्रत्यक्ष वंशज का साधना स्तर कम था, फिर भी उसे कम नहीं आंका जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महिला वास्तव में पागल थी। उसने अपनी साधना की कीमत पर अपना रक्तसार और रक्त शक्ति जला दी। क्या वह मरना चाहती थी? क्या वह खेती जारी नहीं रखना चाहती थी? बैंग बैंग। मरते हुए 2 बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया और उनके शरीर फट गए। अब सिर्फ 3 ही बचे थे। प्लॉप। एक आकृति लुढ़क कर जमीन पर आ गिरी। वह मीरा त्रिवेदी थीं। इस समय उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी अमर कलाकृति चकनाचूर हो चुकी थी। हालांकि वह मरी नहीं थी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल भी थी। संभावना थी कि उसके लिए अपने वंश को फिर से सक्रिय करना जल्द ही मुश्किल होगा। अगर वह उन्हें जितना हो सके उतना देर से जाने देना न चाहती होती ताकि इरा निकल सके, तो मीरा त्रिवेदी उस बंद जगह को तोड़कर भाग निकलने में कामयाब हो सकती थी। हालांकि अब ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। अंततः वह बहुत कमज़ोर हो गई थी और इन लोगों का विरोध करने के लिए केवल हताश उपायों का ही सहारा ले सकती थी। लानत है औरत। 7वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के ग्रैंड एल्डर ने मीरा त्रिवेदी को पकड़ लिया और उसे फाड़ने ही वाला था। उसी समय वह चिल्लाया, तुमने मेरे कितने भाइयों को मार डाला। हालांकि चूंकि सीनियर लॉन्ग तुम्हें जिंदा चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन इससे मैं तुम्हें यातना देना बंद नहीं करूंगा। वाह! एक अंतरिक्षीय तलवार हवा में उड़ी और इस महान बुजुर्ग पर टूट पड़ी। एक धमाके के साथ उस महान बुजुर्ग का शरीर फट गया और उसकी आत्मा नष्ट हो गई। जिसने हमला किया वह लिंगू परिवार का मुखिया था। उसने बचे हुए दूसरे व्यक्ति को ठंडी नजरों से देखा और कहा, उसे मत छुओ। सीनियर लॉन्ग एक जीवित व्यक्ति चाहता है, लेकिन एक संपूर्ण व्यक्ति भी। बहुत संभव है कि सीनियर लॉन्ग उसका यिन सार ग्रहण करके अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसे बलि के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हो, इसलिए उसके बारे में कोई भी गलत विचार मत पालिए। समझ गया। बड़े बुजुर्ग आगे बढ़े और मीरा त्रिवेदी की ओर देखा। परिवार का मुखिया लिंगू जियान अभी मौत को दावत दे रहा था। अगर उसने जरा भी ध्यान से सोचा होता तो उसे पता चल जाता कि अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। अच्छा। लिंगू परिवार के मुखिया ने सिर हिलाया और फिर एक लंबा चोगा निकालकर मीरा त्रिवेदी पर फेंक दिया।
अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं और तुम्हारे बदले में एक दाओ एकीकरण स्तर की कलाकृति ले लूं तो हम अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। दाओ एकीकरण स्तर की कलाकृति के साथ वह दाओ एकीकरण क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगा। एक दाओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ 20 से 30 आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञों को हरा सकता है। इस अर्थ में मीरा त्रिवेदी को जीवित पकड़ना और 13 आदिम अराजकता विशेषज्ञों को खोना सार्थक था। वेंग अमर कलाकृति का वस्त्र चमक उठा और स्वतः ही मीरा त्रिवेदी के शरीर को ढंक लिया। उसी समय कई जंजीरें फूट पड़ीं और उनकी जीवन शक्ति और आत्मशक्ति को जकड़ लिया। चल दर फिर उसने एक पिंजरा निकाला और मीरा त्रिवेदी को उसके अंदर डाल दिया। वह एक ऐसी कलाकृति थी जिसके अंदर जिंदा लोग रखे जा सकते थे। उसके बाद वह और अन्य बड़े बुजुर्ग उड़ गए। उसी समय दूर एक पहाड़ पर एरा ने आकाश में 2 आकृतियों को घूरा, क्योंकि उसने अभी अभी विस्फोट की आवाज़ सुनी थी। उसने मीरा त्रिवेदी के क्षीण होते आभामंडल को भी महसूस किया और तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। बहन लुओ, चिंता मत करो, मैं भाई ये को ढूंढ लूंगा और उसे तुम्हें बचाने के लिए ले जाऊंगा। मेरा इंतजार करो, मैं भाई ये को जल्द ही ढूंढ लूंगा। फिर उसने मीरा त्रिवेदी द्वारा अपने शरीर में छोड़ी गई शक्ति का उपयोग करके अपने साधना स्तर को सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के प्रथम स्तर तक बढ़ाया और ब्रह्मांड की भूमि की ओर दौड़ पड़ी। ये सफ़र 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था और रास्ते में कई संप्रदाय और अनगिनत राक्षसी जानवर थे। ये बेहद खतरनाक था, लेकिन एरा ने चाहे जो भी खतरा हो जीत हासिल करने की ठान ली थी। मीरा त्रिवेदी की किस्मत उसके हाथ में थी। एरा के पास अर्जुन से संपर्क करने के लिए कोई संचार टोकन नहीं था, इसलिए उसे यह कठिन यात्रा करनी पड़ी। इसके अलावा वह यहाँ हवाई जहाज से नहीं आ सकती थी और खतरे के डर से किसी से संपर्क करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने अर्जुन को ढूंढने के लिए 2,50,000 किलोमीटर का सफ़र सावधानी से तय किया। उसने देखा कि हर व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली था, इसलिए ये तुरंत स्पष्ट हो गया कि अर्जुन को खोजने की उसकी यात्रा कितनी खतरनाक और कठिन होगी। ब्रह्मांड की भूमि, असंख्य पर्वत घाटी में म्यू फैंग और अरुण एरेना वन में लड़ रहे थे। स्वाभाविक रूप से अर्जुन को यह नहीं पता था कि एरा और मीरा त्रिवेदी लिंगवू महाद्वीप पर आ गई हैं। अगर उसे पता होता तो वह हर कीमत पर वहां पहुंच जाता, भले ही वह इतना बलवान न होता। इस समय किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 9वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र और 9वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ गतिरोध में होंगे। उनके आसपास मौजूद लाखों लोगों ने प्रशंसा से आह भरी। अरुण सचमुच बहुत ताकतवर था। वह सचमुच एक राक्षस था और उसे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं थी। यदि अरुण अर्ध दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया तो क्या वह म्यू फैंग को आसानी से नहीं मार पाएगा? हालांकि अरुण प्रतियोगिता में आने में बहुत जल्दबाजी कर रहा था और उसने म्यू फैंग और जिंदाओ संप्रदाय को भी नाराज कर दिया। अगर वह तब तक इंतजार करता जब तक वह ज्यादा मजबूत न हो जाए तो वह प्रतियोगिता में सबको आसानी से हरा देता। उसकी वर्तमान साधना का स्तर बहुत कम था और उसके तुरुप के पत्ते शायद म्यू फैंग जितने प्रचुर या शक्तिशाली नहीं थे। आखिरकार म्यू फैंग के पीछे पूरा जिंदाओ संप्रदाय और आदिम अराजकता क्षेत्र के कई बुजुर्ग थे। ये शितियान के पीछे कौन था? बेईगोंग जियू, बस वही थी। बेईगोंग जियू उसकी मदद करेगा, लेकिन बेईगोंग परिवार कभी उसकी मदद नहीं करेगा। अरुण आज मरने वाला था, कोई भी उसे बचा नहीं सका, यहाँ तक कि बेईगोंग जियू या आचार्य सूर्यदेव भी नहीं। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है। आचार्य सूर्यदेव, क्या आपको लगता है कि गुरु जीत सकते हैं? बेईगोंग जियू बाढ़ के सहारे झुक गई और अपनी ठुड्डी हाथों पर टिका ली। वह चिंतित लग रही थी। मास्टर और म्यू फैंग ने अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल नहीं किए हैं, लेकिन म्यू फैंग के पास भी एक आदिम अराजकता स्तर की कलाकृति है। एक बार ऐसा हो गया तो मास्टर हार सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें उसे बचाना होगा। अंकल झेंग ने उड़ते हुए सारस महल और जिंदाओ संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर देखा। उन्होंने आह भरी और कहा, ये शितियान की वर्तमान दुर्दशा भी हमारी ही वजह से है। अगर मैं और गहराई से जांच करता तो पूरा जिंदाओ संप्रदाय उससे नफरत नहीं करता। इसके अलावा उसने वान पेंग को मार डाला, इसलिए फ्लाइंग क्रेन पैलेस भी उसे मरवाना चाहता है। यदि म्यू फैंग उसे मारने में विफल रहता है तो म्यू सुयुआन और चेन तियान शायद उसे मारने की कोशिश करेंगे।
मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें अस्थायी रूप से दबा सकता हूँ। सौभाग्य से उसने भिक्षु नियान शिंग या कुंगबाई को नहीं मारा। अंकल झेंग के दृष्टिकोण से अरुण पहले ही वह क्षण खो चुका था जब उसने नौजीवन वाले दिव्य दानव प्रेत को स्वीकार नहीं किया था जो युवा महिला ने उसे दिया था। अर्जुन के तुरुप के पत्ते ने उसे और अधिक शक्तिशाली बना दिया, लेकिन ये केवल उस सीमा तक ही संभव था जहां वह 5वें स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ से बच निकलने में सफल रहा। हालांकि म्यूफैंग नफरत से भरा हुआ था और बदला लेना चाहता था। अगर म्यूफैंग ने म्यू सुयुआन द्वारा दी गई आदिम अराजकता स्तर की कलाकृति का इस्तेमाल किया तो अरुण निश्चित रूप से हार जाएगा। अधिक से अधिक वे केवल अर्जुन की जान बचा सकते थे। म्यूफैंग, खेलना बंद करो, ये शितियान को मार डालो। म्यू सुयुआन जज की कुर्सी पर बैठा था, उसकी आंखें बेरहमी से चमक रही थीं जब उसने म्यूफैंग को ये शितियान को मारने के लिए उकसाया। अरुण के साथ हुई इस घटना ने जिंदाओ संप्रदाय को अपमानित किया था और इसे केवल खून से ही धोया जा सकता था। म्यूफैंग और अरुण मंच पर 10 मिनट से ज्यादा समय से लड़ रहे थे और फिर भी वे बराबरी पर थे, जिससे अपमान और बढ़ गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिंदाओ संप्रदाय के विशेषज्ञों को मजाक की नज़र से देखा जाएगा। हाँ बड़े, ये शितियान, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अपने आदिम अराजकता ग्रेड हथियार का उपयोग करना होगा। म्यूफैंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में एक मुक्का मारा जिससे अरुण बैग कुछ देर के लिए मजबूर हो गया। फिर उसने एक बर्फीले नीले रंग का कृपाण निकाला जिस पर प्राचीन रून और आकृतियां उकेरी गई थीं और जिससे अंतरिक्षीय नियमों की शक्ति झलक रही थी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपनी कृपाण अरुण की ओर तान दी और मुस्कुराया। अपने आप को दोष मत दो कि तुम्हारे पास एक ही स्तर का हथियार नहीं है। यही तुम्हारे और मेरे बीच की हैसियत का फर्क है। मैं जिंदाओ संप्रदाय का सबसे बड़ा शिष्य हूँ और मेरे पिता संप्रदाय के गुरु हैं। इसकी तुलना में आप तो एक निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र से भी कमतर हैं। तुम मेरे संप्रदाय के शिष्यों के जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। आज मेरे हाथों मरना अपना सम्मान समझो। म्यूफैंग ने अपना बर्फीला नीला ब्लेड लहराया और स्थानिक नियमों की शक्ति प्रकट हुई। एक हल्के से झटके से 10 फुट लंबी कृपाण किरण फूट पड़ी, जो फिर प्रकाश की छोटी किरणों में विभाजित हो गई, जिसमें स्थानिक नामात्र शक्ति थी और उसने ये शितियान को कैद कर लिया। इस कृपाण की सबसे मजबूत क्षमता विरोधियों को कैद करने और नियंत्रित करने की क्षमता थी और यह 5वीं श्रेणी की आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृति थी। अतीत में म्यू सुयुआन ने एक बार इस कृपाण के साथ 5वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ को कैद कर लिया था और उसे मौके पर ही मार डाला था। देखो, म्यूफैंग एक आदिम अराजकता ग्रेड कलाकृति का उपयोग कर रहा है। अरुणिस मरने वाला है। वह निश्चित रूप से मर चुका है। कई दर्शक आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। अरुण भी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, हालांकि उन्होंने जल्दबाजी में अपनी क्षमता से ज्यादा दांव लगा लिया था। इसके अलावा वह एक निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन से था, इसलिए उसके पास कोई समर्थन नहीं था। उसके पास कोई आदिम अराजकता स्तर की कलाकृति भी नहीं थी, वरना आज की लड़ाई कहीं ज्यादा रोमांचक होती। म्यूफैंग अलग था। वह एक विशेषज्ञ थे जिनके पास रुतबा और समर्थन था, और वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें अरुण उकसा सकें। फुफ फुफ, मानो किसी स्वर्गीय कृपाण का अवतरण हुआ हो। उसकी अजेय शक्ति अतुलनीय रूप से प्रचंड थी। अर्जुन फंस गया था, लेकिन उसने अपनी पूरी जीवन शक्ति लगाकर उस स्थानिक बंधन से बाहर निकलने की कोशिश की। हालांकि उसे एक झटका लगा और उसके मुंह से खून निकल आया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि अखाड़ा वास्तव में स्थानिक नियमों द्वारा बंद था। अगर वह अपने शरीर को बांधने वाली बाधाओं से मुक्त भी हो जाता तो उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं होती और वह केवल सीधे युद्ध ही कर सकता था। छोड़ो भी, अगर मैं सीधे लड़ूं तो क्या होगा? मैं देखना चाहता हूं कि प्राइमोडियल कैस ग्रेड हथियार कितना शक्तिशाली होता है। निर्वाण, वध, अमर तलवार। अर्जुन ने गर्जना की और उसके पीछे 3 महान दाव प्रकट हुए। उनमें से प्रत्येक पहले से ही एक महान दाव में विकसित हो चुका था और अधिक शक्तिशाली और ठोस हो गया था। वह पहले से ही अर्ध दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम था और उसके पास ऐसा करने के लिए केवल एक उपयुक्त आदिम अराजकता स्तर के हथियार का अभाव था।
उसी समय उसने देवहत्या तलवार और आत्मा विनाशक दानव देव भाला निकाला, जो 3 महान दाव की शक्ति निकालते समय उसके बगल में हवा में मंडरा रहा था। वाह! देवहत्या तलवार और आत्मा विनाशक दानव देव भाले ने एक ही समय में आने वाले कृपाण प्रहार पर हमला किया। स्थानिक नियमों द्वारा निर्मित कृपाण प्रहार टक्कर के क्षण में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ फूट पड़ा। धमाका! शॉकवेव्स पूरे अखाड़े में फैल गईं, जिससे जमीन धंस गई। हालांकि वह जगह अभी भी सील थी। जैसे ही रोशनी गायब हुई, सबने देखा आत्मा विनाशक दानव देव भाले की नोक टूटकर जमीन से चिपक गई थी और देव संहारक तलवार का शरीर टूटकर जमीन पर गिर गया था। ये शितियान की 2 दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियों को बहुत नुकसान पहुंचा था। सौभाग्य से कलाकृतियों की आत्माएं नष्ट नहीं हुई थीं, अन्यथा दिव्य राजा श्रेणी की 2 कलाकृतियां बेकार हो जातीं। बर्फ नीले रंग की कृपाण अर्जुन के कंधे पर लगी। हालांकि वह उसे काटने की कोशिश कर रही थी, बमुश्किल उसकी त्वचा को चीर पा रही थी। कितना मजबूत शारीरिक शरीर है। हालांकि यह मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। मैं तुम्हें मौत तक तड़पा सकता हूँ। म्यू फैंग दुष्टता से मुस्कुराया। उसने अपनी बर्फीली नीली कृपाण निकाली और अर्जुन पर भूसा मारा, जिससे वह पीछे हट गया। उसने कृपाण पर लगे खून पर अपनी उंगली फिराई और हंसा। बुरा नहीं, बुरा नहीं। यह आदिकालीन अराजकता स्तर की कलाकृति तुम्हारा खून पी सकती है। तुम्हें तड़पाने में मजा आएगा। ये शितियान, तुम कितने प्रहार सहना चाहते हो? 100, 1000 या 10,000? बहुत कम। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। हा हा हा, मैं अंततः तुम्हें अपने हाथों से मार सकता हूँ। म्यू फैंग ने कर्कश स्वर में दहाड़ते हुए अपनी कृपाण घुमाई और अर्जुन को फिर से उड़ा दिया। उसने अपनी कृपाण लगातार 4-5 बार घुमाए और हंसते हुए बोला, क्या अब तुम हमारे बीच का अंतर समझ गए? तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वह बेईगोंग जियू पर गरजा, और भी है। कुतिया, मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अगर तुम बेईगोंग परिवार के मुखिया की बेटी न होती तो मैं तुम्हें मार डालता। अब से तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे तथाकथित मालिक को भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मू फैंग, चुप रहो। बेईगोंग जियू इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हा हा हा, एक निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन का कमीना और एक वेश्या। क्या ही बेहतरीन जोड़ी है। मू फैंग को इस पल में निस्संदेह राहत मिली होगी और उसने अपने दिल में जमा गुस्से को बाहर निकालना जारी रखा। जहां तक बेईगोंग परिवार को नाराज करने के नतीजों की बात है, वह फिलहाल उसके विचार से परे था। अब तो वह बस ये शितियान को प्रताड़ित करने का आनंद लेना चाहता था। ये शितियान, क्या तुमने कभी निराशा का अनुभव किया है? शुरू से ही मुझे पता था कि आप इसमें भाग लेंगे और मैंने इस लड़ाई के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी कर ली थीं। लेकिन तुमने वांग पेंग को मार डाला, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ। वाह! कृपाण की एक ऊर्जा की रेखा अर्जुन की ओर उड़ी। उन्होंने इसे टाल दिया, लेकिन शक्तिशाली आघात तरंगों ने फिर भी अर्जुन को असहज महसूस कराया। हथियारों में बहुत अंतर था। इसके अलावा अर्जुन अब अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। म्यू फैंग ने फिर हमला किया। अर्जुन के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और वह सीधे उसका सामना कर सकता था। हा हा, म्यू फैंग ये देखकर पागलों की तरह हंसा और फिर बोला, तो मैंने योजना बदल दी। मैंने तुम्हें कमजोर करने के लिए किसी को नहीं भेजा था, बल्कि मैंने खुद तुम्हें मारने का फैसला किया था। इसके लिए मैंने यह आदिम अराजकता ग्रेड कलाकृति प्राप्त की, जिसने आपके भाग्य को सील कर दिया। आप अपनी ताकत के कारण नहीं हारे, आप अपनी हैसियत के कारण हारे। क्या तुम समझती हो, हे तुच्छ चींटी? दिव्य राजा क्षेत्र तक पहुंचने से पहले कोई भी आदिम अराजकता स्तर की कलाकृति की शक्ति का सामना नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि अर्जुन भी नहीं। अंकल झेंग, उसे बचाओ और म्यू फैंग को मार डालो। बेईगोंग जियू भी बेहद गुस्से में थी। उसने तुरंत 7 आदिम अराजकता स्तर की कलाकृतियां निकाली और उन्हें म्यू फैंग पर निशाना बनाया, अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ने को तैयार। समझा? हाँ। युवा महिला, अंकल झेंग, वांग क्यू और अन्य लोग हवा में उठे और हमला करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि एक विश्व हिलाने वाली आभा अचानक आकाश में बढ़ गई और एक खूनी हथेली की छाप कहीं से प्रकट हुई और म्यू फैंग के कृपाण के वार को कुचल दिया। ये दृश्य इतना अचानक हुआ कि दर्शक सदमे से अवाक रह गए। ये कैसे संभव हुआ?
कुछ ही सेकंड बाद सबने खूनी हथेली के निशान के स्रोत की ओर देखा और ये शितियान को देखा जिसका शरीर राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसकी छाती के सामने 9 राक्षसी ड्रैगन प्रकट हुए और उसके सिर के ऊपर उसके 3 महान दाव प्रकट हुए। यद्यपि उसके कपड़े फटे हुए थे, फिर भी उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। इस समय वह एक जीवित राक्षस देवता की तरह लग रहा था। उसकी आभा तेजी से बढ़ी और वह 7वें स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी और वह स्वर्गीय आत्मा शहर के सिटी लॉर्ड से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा आसपास का तापमान अचानक गिर गया था और इस समय आसमान से बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, जिससे युद्ध का मैदान बर्फ से भर गया था। ये लेन ज़ुएयू का काम था, आदरणीय अमर बर्फ तलवार। लेन ज़ुएयू की दिव्य आत्मा ने अर्जुन के शरीर पर कब्जा कर लिया था। वह कैसे संभव है? म्यू फैंग की आंखें अर्जुन को घूरते हुए चौड़ी हो गईं। इस पल उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा युवक थोड़ा अपरिचित लग रहा था। अर्जुन की आंखें अत्यंत ठंडी थीं और लगभग पहचान में नहीं आ रही थीं। क्या यह अब भी वही व्यक्ति था? एक साधारण सर्वोच्च सम्राट लोक साधक इतना दबंग कैसे लग सकता है? अचानक अर्जुन हिल गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके चारों ओर राक्षसी और बर्फीली ऊर्जा ने जमी हुई दुनिया को घुमाना शुरू कर दिया। उसके हाथ की एक लहर से एक छिपी हुई संरचना प्रकट हुई। तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए था। स्थिति, समर्थन, हास्यास्पद। जिनदाओ संप्रदाय का चरा है, फिर भी इस घटिया संप्रदाय का कोई व्यक्ति मेरे सामने अपनी स्थिति का प्रदर्शन करने का साहस करता है। म्यू फैंग दंग रह गया। ब्रह्मांड की भूमि में जिनदाओ संप्रदाय का उच्च स्थान था, लेकिन अरुण अब उन्हें कचरा कह रहे थे। क्या किसी निम्न स्तरीय मार्शल प्लेन से किसी ने वास्तव में कहा कि जिनदाओ संप्रदाय कचरा था? तुम? म्यू फैंग अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपनी तलवार घुमाई। तुम तो बस एक तुच्छ चींटी हो। तुम्हें मेरे संप्रदाय को नीचा दिखाने का क्या अधिकार है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने वार किया। उसकी 5 उंगलियों ने आते हुए आदिम अराजकता श्रेणी के कृपाण को पकड़ लिया और उसकी उंगलियों से धधकती राक्षसी आग का एक गोला फूट पड़ा, जिसने आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृति को चकनाचूर कर दिया। फिर उसने म्यू फैंग को पकड़कर जमीन पर पटक दिया मानो उसने कोई खिलौना पकड़ा हो। म्यू फैंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह जवाबी कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा करने में असमर्थ है। ये कैसे संभव हुआ? इस क्षण उसे लगा कि उसके सामने खड़ा युवक एक दुर्गम पर्वत के समान है। ये तो एक भ्रम ही था। युवक, अगर तुम्हारे पिता भी आ जाएं, तो वे मुझे चींटी कहने के लायक नहीं होंगे। तुम्हें तो छोड़ ही दीजिए। पापा, पापा, पापा। अर्जुन ने लापरवाही से कुछ थप्पड़ मारे, लेकिन म्यू फैंग का भौतिक शरीर पहले से ही टूटने के कगार पर लग रहा था। इस समय म्यू फैंग बहुत डर गया। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं जिनदाओ संप्रदाय का सदस्य हूँ। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो जिनदाओ संप्रदाय तुम्हें यातना देकर मार डालेगा। यातना दी गई। अर्जुन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी उंगलियों ने एक मुहर बना ली और कुछ बर्फ की तलवारें अचानक उसके चारों ओर जमा हो गईं और फिर म्यू फैंग के शरीर में धंस गईं। म्यू फैंग की शोकपूर्ण चीखों से पूरा अखाड़ा तुरंत भर गया। इस समय वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। यद्यपि उन्हें पता था कि अखाड़ा छुपा हुआ था, फिर भी वे स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि अंदर क्या चल रहा था। म्यू फैंग पूरी तरह से पराजित हो चुका था। ये शितियान, आखिर यह व्यक्ति कौन था और वह इतना शक्तिशाली कैसे था? एक दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति को विकसित करने के लिए उसने कौन सा तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया? ये बहुत भयानक था। वांग यान, वांग क्यू, अंकल जेंग और बाकी लोग दंग रह गए और बेईगोंग जियू भी हैरान थी। उसने अपना मुंह ढक लिया और कहा, गुरु बहुत शक्तिशाली हैं। यह आभा, वे कम से कम 7वें स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ जितने शक्तिशाली हैं। उसने वास्तव में आदिम अराजकता ग्रेड हथियार को भी नष्ट कर दिया है और अब म्यू फैंग को यातना दे रहा है। वह अवश्य ही किसी प्राचीन राक्षस का वंशज होगा। उसने अपनी लार निगल ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मालिक इतना ताकतवर होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके मालिक ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की। यहाँ के प्रतिभाशाली लोगों में से कौन ये शितियान को रोक सकता है? किसी को भी नहीं।
केवल वे बुजुर्ग ही उसे दबा सकते थे। अखाड़े में लैन ज़ुएयू ने म्यू फैंग की ओर देखा, जो गंभीर रूप से घायल था, और अर्जुन से कहा, बच्चे, मैं बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। गुरु आपका धन्यवाद। तभी अर्जुन को होश आया और उसने म्यू फैंग की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, म्यू फैंग, मैं अपनी बात एक बार फिर दोहराऊंगा। बेईगोंग ज़ियू के बारे में मेरे मन में कभी कोई गलत विचार नहीं आए। हम तो बस गुरु और शिष्य हैं। अपने गंदे विचार निकाल दो। अगर तुम मेरी इज्जत खराब कर दोगे तो कोई बात नहीं, पर तुम उसकी इज्जत खराब नहीं कर सकते। इसके अलावा अर्जुन ने बुरी तरह घायल म्यू फैंग को पकड़ लिया और मुस्कुराया। तुम मुझे मारना चाहते थे। तुम्हारा जिंदाओ संप्रदाय मुझे मारना चाहता था। तो क्या हुआ? दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। उसने म्यू फैंग को उठाया और विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्गों और संरक्षकों का सामना किया। उसने गुस्से से कहा, जो कोई भी मुझे मारने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार डालूंगा और उसके संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। मैं उसके संप्रदाय को एक उजाड़ बंजर भूमि में बदल दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक विस्फोट हुआ और उसने म्यू फैंग को कुचल दिया, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। जैसे ही यह हुआ, सहस्त्र पर्वत घाटी में सन्नाटा छा गया और सब लोग अर्जुन को स्तब्ध होकर देखने लगे, मानो वह कोई राक्षस हो। लोगों को मार रहा है और उनके संप्रदाय को नष्ट कर रहा है। उन्होंने ब्रह्मांड की भूमि के सभी संप्रदायों और परिवारों के सामने ऐसी बात कहने का साहस किया। ऐसी निर्भीकता और अहंकार पहले कभी नहीं देखा गया था। हे शितियान, तुम छोटे बदमाश, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? म्यू सुयुआन दुख और आक्रोश में आकाश में उड़ गया। उसी समय जिंदाओ संप्रदाय के 1 दर्जन से ज्यादा अन्य बुजुर्ग भी आकाश में उड़ गए, अर्जुन को मारने के लिए। तुम्हें मरना ही होगा। म्यू सुयुआन ने अपना आदिम अराजकता स्तर का आर्टिफैक्ट निकाला और अपना सबसे शक्तिशाली हमला शुरू किया। जब शॉकवेव नजदीक आई तो अर्जुन को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि हमला कितना भयानक और शक्तिशाली है। हालांकि उसके पास अभी भी लैन ज़ुएयू की दी हुई शक्ति थी, इसलिए वह डरा नहीं। जैसे ही वह हमला करने वाला था, एक खंजर उसके हमले को रोकने के लिए ऊपर आया और धीरे धीरे उसे नष्ट भी कर दिया। तभी एक आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यह अंकल जेंग थे। अंकल जेंग कमजोर नहीं थे और अपनी 8वीं कक्षा की आदिम अराजकता श्रेणी की कलाकृति के साथ वे 7वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ जैसी युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। उनके लिए म्यू सुयुआन से लड़ना मुश्किल नहीं था, जो 6ठे स्तर का आदिम अराजकता क्षेत्र का विशेषज्ञ था। फूश फूश फूश, बैंग बैंग। आकाश में दर्जनों हथियार और हमले आपस में टकरा रहे थे, जब 10 से ज्यादा दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ आपस में भिड़ गए। उनमें से आधे जिंदाओ संप्रदाय के संरक्षक और बुजुर्ग थे, जबकि बाकी आधे बेईगोंग ज़ियू के अधीन रक्षक थे। झेंग कुंग, आपका इससे क्या मतलब है? म्यू सुयुआन ने अंकल जेंग का सामना किया और उसी समय उसने एक तलवार निकाली जो अंकल जेंग के खंजर से टकरा गई। वे दोनों अस्थायी रूप से गतिरोध में थे। अरुण ने मेरे भतीजे और जिंदाओ संप्रदाय के युवा गुरु को मार डाला। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। झेंग कुंग, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो चले जाओ। म्यू सुयुआन अपना दिमाग खोने वाला था। जिस भतीजे को उसने पाला था, वह ये शितियान के हाथों मर गया था। ये दुश्मनी ऐसे नहीं सुलझ सकती। उसे अपनी नफरत निकालने के लिए अरुण को मारना पड़ा। म्यू सुयुआन, क्या तुम प्रतियोगिता के नियम भूल गए? अखाड़े में लड़ाई जिंदगी और मौत की लड़ाई होती है। बेईगोंग ज़ियू जल्दी से अर्जुन के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अर्जुन के शरीर पर सावधानी से औषधीय द्रव छिड़का ताकि उसकी चोटों से उसे आराम मिल सके। साथ ही उसने म्यू सुयुआन को घूरते हुए कहा, म्यू फैंग के लिए मेरे स्वामी को मारने की कोशिश करना ठीक था, लेकिन इसके विपरीत नहीं। लेकिन अरुण एक निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र से आया है। उसके पास योग्यताएं कैसे हो सकती हैं? हाँ, उसके पास योग्यताएं हैं। बेईगोंग ज़ियू ने अर्जुन को पकड़ लिया और सबसे कहा, अरुणिस मेरे गुरु हैं और बेईगोंग परिवार के संरक्षक भी। वह तुम्हारे जैसे अधीनस्थ संप्रदाय के सदस्य को क्यों नहीं मार सकते? बेईगोंग ज़ियू द्वारा इस तरह सार्वजनिक रूप से सब कुछ घोषित करना जिंदाओ संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा करने के बराबर था। म्यू फैंग कौन था? वह तो एक अधीनस्थ संप्रदाय का युवा गुरु मात्र था। क्या वह ये शितियान से ज्यादा ताकतवर हो सकता है?
उसकी क्षमता ये शितियान से ज्यादा कैसे हो सकती है। अरुण 9वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक था, फिर भी वह 7वें स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ जैसी युद्ध शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। ये लगभग तय था कि वह आदिम अराजकता क्षेत्र या यहाँ तक कि दाओ एकीकरण क्षेत्र तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा वह तब भी अपने स्तर से परे युद्ध शक्ति प्रदर्शित कर सकता था, जो उसे एक भयानक प्रतिद्वंद्वी बनाता। बेईगोन परिवार ऐसी प्रतिभा को कैसे महत्व नहीं दे सकता। वह म्यूफैंग से कहीं बेहतर था और जिनदाओ संप्रदाय से भी कहीं अधिक मूल्यवान था, क्योंकि उनके पास कोई भी दाओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। खांसी सब लोग 100 संप्रदाय ब्रह्मांड प्रतियोगिता व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने का स्थान नहीं है ना। बैंगनी वन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के मुखिया लिन कुवान धीरे धीरे हवा में उठे। वे भी न्यायाधीशों में से एक थे और 5वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उसने बेईगोंग जियू की ओर मुठियां तनी। 7वीं मिस के मालिक का दर्जा स्वाभाविक रूप से उसके भतीजे से ऊंचा है। इसके अलावा जीवन और मृत्यु अखाड़े में जीत या हार से निर्धारित होते हैं। बड़े म्यू, इसे जाने दो। ठीक है, दानदाता म्यू, अभी के लिए जाने दो। झेनकोंग मंदिर के मठाधीश वू यू भी हवा में उठे। उन्होंने अपनी हथेलियां जोड़कर बेईगोंग जियू को प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा, अखाड़े में जीवन मरण सामान्य है। तुम दोनों बूढ़े लोग भी बेईगोंग जियू की चापलूसी करना चाहते हो। क्या तुम अब भी अपने आप को अपने संप्रदायों का मुखिया और मठाधीश मानते हो? मुझे तुम्हारे साथ संगति करने में शर्म आती है। म्यू सुयुआन ने अपनी तलवार निकाली और दूर से अरुण को देखा। उसने व्यंग्य किया, अरुणी निर्णायक और निडरता से मारने वाला है। फिर उन्होंने मठाधीश वू यू और एल्डर लिन कुवान की ओर देखा और मुस्कुराए। अगर स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों में संघर्ष हुआ तो मुझे डर है कि आपका कोई भी शिष्य उससे मुकाबला नहीं कर पाएगा। टस्क कितना ताकतवर नौजवान है। मुझे लगता है उसे अकेले ही खंडहरों में घुस जाना चाहिए। आखिर अगर वो सब कुछ ले ही जाएगा तो ज्यादा लोगों के होने का क्या फायदा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कई साधकों ने अजीब भाव से अर्जुन की ओर देखा। उनमें वायलट हेवन फोर्ट्रेस, स्नोहॉक फोर्ट्रेस, सन स्लैशिंग सेक्ट और सन मून सेक्ट जैसे प्रमुख संप्रदायों के लोग शामिल थे। उनके सभी सर्वश्रेष्ठ शिष्य हेवन रोल के शीर्ष 20 में थे और वांग पेंग और म्यूफैंग से ज्यादा कमजोर नहीं थे। इस समय वे सभी अर्जुन को गंभीरता से देख रहे थे। ये सही है, स्नोहॉक किले के एक शिष्य कूनबाई ने बुदबुदाया। उनके बीच झगड़े के कारण हम भूल गए हैं कि उनकी अविश्वसनीय लड़ाकू शक्ति हमें भी प्रभावित करती है। कितना प्रभावशाली। मुझे डर है कि हमें उससे लड़ने के लिए सेना में शामिल होना पड़ेगा। ये सही है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे नीचे गिराने के लिए हम में से 10 से ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। आइए स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश करने के बाद दिव्य राजा क्षेत्र की ओर बढ़ें। बैंगनी वन संप्रदाय के लिन जुवान ने जानबूझकर आग भड़काने के लिए कहा। अन्यथा चाहे कितने भी 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हमारे पक्ष में हो, हम उसे हरा नहीं पाएंगे। हाँ, अंदर जाने के बाद हम ये शितियान से निपटने के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे। प्रवेश करने के बाद हम एक दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति ढूंढेंगे और अगले क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। फिर हम ये शितियान से निपटेंगे। जल्द ही 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के कई प्रतिभाशाली विशेषज्ञों ने इस विषय पर चर्चा की और सभी एकमत थे। उन्हें ये शितियान से निपटना ही था, वरना खंडहरों में उनकी यात्रा व्यर्थ हो जाती। प्रभावशाली शब्द खेल। तुमने सबको मुझे दुश्मन बना दिया है। अर्जुन ने अपनी बाहें पार करके म्यू सुयुआन की ओर देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े, जरा रुको जब तक मैं दिव्य राजा के लोक में न पहुंच जाऊं। तब मैं तुम्हारे संप्रदाय का नाश कर दूंगा। सब लोग चलो प्रतियोगिता जारी रखें। मठाधीश वुयू के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अर्जुन की तरफ देखा और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे उभर आए। एल्डर लिन कुवान भी ऐसा ही था। पहले वह मिस बेईगोंग जियू को खुश करना चाहता था, लेकिन भूल गया था कि अरुण खंडहरों में उसके शिष्यों के लिए खतरा बन जाएगा। अरुण से निपटना जरूरी है। यद्यपि म्यू सुयुआन और अन्य जिनदाओ संप्रदाय के साधकों ने हार मान ली थी, फिर भी उन्होंने कुछ कठोर शब्द कहे थे, जिससे अर्जुन तुरंत ही सभी के ध्यान का केंद्र बन गया। अब उसे सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा खतरा माना जाने लगा था।
इसलिए खंडहरों में प्रवेश करने और दिव्य राजा के क्षेत्र में पहुंचने के बाद इनमें से कई प्रतिभाशाली लोग अपना अभिमान त्याग कर उससे निपटने के लिए मिलकर काम करने को तैयार थे। ताओ एकीकरण क्षेत्र के साधक खंडहरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, जबकि आदि अराजकता क्षेत्र और दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों को अर्ध दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर तक दबा दिया जाएगा। हालांकि यदि वे 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र साधकों के रूप में प्रवेश करते और खंडहरों के अंदर से गुजरते, तो खंडहरों के आसपास की संरचना द्वारा उनकी साधना के स्तर को दबाया नहीं जाता। पहले कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता था, वरना वो सबके निशाने पर आ जाता और बहुत मुमकिन था कि उसकी मौत हो जाती। लेकिन अब किसी और की पीठ पर निशाना बना हुआ था और वो जानते थे कि जब तक वो दिव्य राजा के दायरे में नहीं पहुंच जाते तब तक वो उससे निपट नहीं पाएंगे। 7वें दौर के लिए मैं भाग नहीं लूंगा, कून बाई ने कहा और एकांत में साधना शुरू कर दी। स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश करते ही अपनी सफलता की तैयारी कर रहा था। मैं 7वें राउंड में भी भाग नहीं ले रहा हूं। लिन हुआन ने अपने छठे राउंड के प्रतिद्वंद्वी को जल्दी से हरा दिया और अखाड़े से बाहर निकलकर एकांतवास में जाने की तैयारी की। मैं 7वें में भाग नहीं लूंगा। कई प्रतिभाशाली शिष्यों ने घोषणा की कि वे 7वें दौर में भाग नहीं लेंगे। वे सभी आखिरी दिन का फायदा उठाकर अपनी स्थिति को बेहतरीन बनाना चाहते थे। खंडहर में घुसते ही वे तुरंत अंदर घुस जाएंगे। विभिन्न संप्रदायों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग जैसे भिक्षु न्यानशिन, लिन जुवान और कून बाई एक बार सफलता प्राप्त करने के बाद दिव्य राजा क्षेत्र के दूसरे या तीसरे स्तर तक भी पहुंच सकते थे। बेशक यह उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कलाकृति के स्तर पर निर्भर करता था। किसी सफलता के दौरान कोई व्यक्ति कितने छोटे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है, ये वास्तव में दो प्रमुख बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला, किसी की साधना का आधार, और दूसरा, सफलता के लिए प्रयुक्त कलाकृतियों का स्तर। इस समय हर कोई एक सफलता की तैयारी में एकांत में था। उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। वे स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों में अरुण को पराजित करेंगे। क्या आप सभी 7वें राउंड में लड़ने वाले नहीं हैं? ऐसा लग रहा है कि 7वें राउंड में मुझे कोई अच्छा प्रतिद्वंदी नहीं मिलेगा। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। 7वें दौर में 300 से भी कम प्रतिभागी थे और वे सभी असंबद्ध साधक थे। उनमें से 100 से ज्यादा 8वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और बाकी 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनकी युद्ध शक्ति संप्रदाय के शिष्यों से अतुलनीय थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के असंबद्ध साधक 7वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र संप्रदाय के शिष्यों के समान ही शक्तिशाली थे। वे सब एकांत में हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों में इतने सारे खजाने हों? बिल्कुल, बेइगोंग जियू ने समझाया। स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय अतीत में एक मध्यम आकार का संप्रदाय था। इसके सभी संसाधन खंडहरों के अंदर हैं। इसके अलावा 18 स्वर्ण बुद्धों द्वारा इस्तेमाल की गई 18 आदिकालीन अराजकता श्रेणी की कलाकृतियां अभी तक नहीं हटाई गई हैं। दोनों मठाधीशों के पास जो 3 प्रथम श्रेणी के दाओ एकीकरण श्रेणी की कलाकृतियां थीं, उन्हें भी नहीं छीना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के स्वर्ण बुद्ध तालाब के बारे में कहा जाता है कि इसमें शरीर बदलने की क्षमता है। इसमें आज तक कोई प्रवेश नहीं कर पाया है। उसने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। गुरुजी, अगर आप स्वर्ण बुद्ध तालाब में प्रवेश करते हैं तो हो सकता है कि आपके भौतिक शरीर का बपतिस्मा हो जाए और आप तुरंत ही सूक्ष्म परिवर्तन के क्षेत्र में पहुंच जाएं। सूक्ष्म परिवर्तन क्षेत्र गोल्डन बुद्ध पूल ड्रैगन क्लींजिंग पूल के समान लगता है। अर्जुन को याद आया कि क्यानज्यू शहर में 100 संप्रदायों के टूर्नामेंट के दौरान श्री जिंगशुई के ड्रैगन क्लींजिंग कुंड का इस्तेमाल भी भौतिक शरीर के बपतिस्मा के लिए किया गया था। अर्जुन ने ड्रैगन क्लींजिंग कुंड की शक्ति को अवशोषित कर लिया था और उसका शरीर रूपांतरित हो गया था। यदि वह स्वर्ण बुद्ध तालाब में प्रवेश कर जाए और एक और बपतिस्मा ले ले तो उसके भौतिक शरीर के लिए परिवर्तन से गुजरना और आगे बढ़ना कठिन नहीं होगा। यदि मैं उन 18 आदिम अराजकता स्तर की कलाकृतियों में से एक का उपयोग करता हूँ, या यहाँ तक कि 3 दाओ एकीकरण स्तर की कलाकृतियों में से एक का उपयोग करता हूँ, तो मैं अर्ध दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुँचने में सक्षम हो सकता हूँ, है ना? अर्जुन मुस्कुराया। यदि कोई अन्य व्यक्ति दाओ एकीकरण ग्रेड कलाकृति का उपयोग करके आगे बढ़ता है
तो वे निश्चित रूप से अर्ध दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच जाएंगे। हालांकि अर्जुन के लिए यह मुश्किल था। उसे हर सफलता के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती थी, अपने साथियों की तुलना में 10 गुना या 100 गुना ज्यादा। यही वजह थी कि वह अपने से ऊपर के स्तर वालों से इतनी आसानी से मुकाबला कर पाता था। यदि मैं आगे बढ़ने के लिए दाओ एकीकरण ग्रेड आर्टिफैक्ट का उपयोग करता हूं, तो मैं स्थानिक और लौकिक कानूनों के कुछ हिस्सों को पहले से ही समझ सकता हूं। इसका पुनर्तः उपयोग करना और इसमें निपुणता प्राप्त करना संभवतः असंभव है, लेकिन मैं इसके एक भाग को अपने निर्वाण दाव में सम्मिलित कर सकता हूं। मैं निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा यदि मैं कानूनों के उस हिस्से को स्लॉटर दाव और अमर तलवार दाव के साथ भी मिला दूं। अर्जुन ने 3 ताओ एकीकरण श्रेणी की कलाकृतियों में से कम एक प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने का फैसला किया। कलाकृतियों और खजानों की इतनी अधिकता के कारण ही 100 संप्रदायों ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इतने सारे साधकों को इकट्ठा किया। वे स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों में अधिक से अधिक कुलीन लोगों को भेजना चाहते थे। जल्द ही प्रतियोगिता का 7वां दौर समाप्त हो गया। इसमें कोई भी प्रतिभाशाली प्रतिभागी शामिल नहीं था, इसलिए अर्जुन ने आसानी से पहला स्थान हासिल कर लिया। रात शांत थी। अगले दिन अर्जुन अंकल जेंग और 100 संप्रदायों की सेनाओं के साथ एक गहरी घाटी में पहुंच गया। घाटी 10,000 मीटर गहरी थी और नीचे एक मोटा सुनहरा घेरा था। ऐसा लगता है कि यहीं पर स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहर हैं। दोनों मठाधीशों के पतन से पहले उन्होंने इस अवरोध और प्रतिबंध को बनाने के लिए स्थानिक कानूनों का उपयोग किया था। अर्जुन ने ध्यान से उसकी जांच की तो उसने पाया कि उसके शरीर पर पड़ा काला पत्थर फिर से जोर जोर से हिल रहा है। उसने संसार कब्रिस्तान की ओर देखा और पाया कि 3 कब्रों के पत्थर जोर जोर से हिल रहे थे। जाहिर था इन तीनों कब्रों के विशेषज्ञ बाहर आने वाले थे। लगता है संसार कब्रिस्तान इतना आसान नहीं है। अगर ये तीनों मेरी मदद के लिए आगे आएं, तो जिंदाओ संप्रदाय का सफाया करना भी कोई समस्या नहीं होगी। अर्जुन जब इस विषय पर विचार कर रहा था, तभी अचानक उसके सीने में एक जकड़न सी महसूस हुई और उसके मन में एक रक्तिम प्रकाश कौंधा। उसने भौहें सिकुड़ी और मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई करीबी खतरे में है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी साधना का स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं है, जिसके कारण मैं इसे स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वह व्यक्ति कौन है जो खतरे में है? ईशा, रोशनी, राजवीर राणा, अनिकेत दास, मीरा त्रिवेदी या कोई और? मीरा त्रिवेदी, एरा और बाकी लोग अभी भी कुनलुन पर्वतों में हैं और ब्लड स्वॉर्ड संप्रदाय 1 साल तक हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने स्पिरिट सिटी को भी डरा दिया है और इतने लोगों को मार डाला है कि वे शायद कुनलुन पर्वतों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। स्पिरिट सिटी के बाहर के शहर? नहीं, उनमें से कुछ गुट पहले ही मेरे झंडे तले आ चुके हैं। बाकी गुट उतने शक्तिशाली नहीं होने चाहिए, इसलिए उनके कुनलुन पर्वत पर हमला करने का जोखिम बहुत कम है। उस स्थिति में राजवीर राणा, मीरा त्रिवेदी और एरा ठीक होंगे। तो ये रोशनी और ईशा हैं। अर्जुन ने अचानक बेगोंग जियू की ओर देखा और पूछा, 7वीं मिस, क्या आप अपने पिता से आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी के बारे में पूछ सकती हैं? बेगोंग जियू ने जब आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी शब्द सुने तो उनकी भौहें तन गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अरुण को इस बूढ़ी औरत से इतना लगाव क्यों था। हालांकि जब से अर्जुन ने इसके बारे में पूछा था, तब से उसने चारों ओर पूछताछ की थी। उसने सीधे उत्तर दिया, आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी पूरे वर्ष दक्षिणी क्षेत्र में रहती हैं और आमतौर पर रक्त तलवार संप्रदाय या अन्य बेगोन परिवार के आसपास रहती हैं। तुम उसे देखना चाहते हो? क्या हो सकता है कि तुम उसे किसी जरूरी काम से ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी से कुछ बात करनी है। अर्जुन ने कुछ देर रुककर पूछा, उनका आत्मा अमर महल किस प्रकार की शक्ति है? ये सुनकर बेगोंग जियू ने अर्जुन की ओर चुपचाप देखा और कहा, आत्मा अमर महल दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यह एक मध्यम या उच्च स्तरीय संप्रदाय है, जिसके महल स्वामी एक स्टार एपचक क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। दोनों उपमहल स्वामी 9वें स्तर के सृजन क्षेत्र के सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं। आत्मा अमर महल केवल महिला शिष्यों को ही स्वीकार करता है, लेकिन इस पूजनीय अमर विद्या लक्ष्मी का बेगोन परिवार के साथ गहरा रिश्ता है। ये बात मुझे अपने पिता से बातचीत से पता चली।
हालांकि ये रिश्ता अफवाहों जैसा नहीं है। बेईगोन परिवार और वह बस एक दूसरे से वही ले रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। बेईगोन परिवार पश्चिमी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों में मौजूद है। हालांकि ये दोनों शाखाएं एक ही महान परिवार से निकली थीं। अंतर ये था कि पश्चिमी क्षेत्र का बेईगोन परिवार, जो बेईगोन ज़ियू की शाखा थी, सभी प्रकार के युद्ध लड़ चुका था, फिर भी उसका किसी भी निम्न स्तरीय सैन्य विमानों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी ओर दक्षिणी क्षेत्र का बेईगोन परिवार अक्सर निम्न स्तरीय सैन्य विमानों पर हमला करने के लिए रक्त तलवार संप्रदाय जैसे अपने अधीनस्थ संप्रदायों को भेजता था। अर्जुन के चेहरे पर अचानक तीखापन आ गया। क्या संबंध? व्यापार? संसाधन? उसने पूछा। आप इस तरह से सोच सकते हैं। हमारे बेईगोन परिवार की स्पिरिट इम्मोर्टल पैलेस के साथ साझेदारी है। हमारे परिवार के कलाकृति जालसाज आदिकालीन अराजकता श्रेणी की कलाकृतियों को परिष्कृत करना जानते हैं। आमतौर पर स्पिरिट इम्मोर्टल पैलेस में 20 आदिकालीन अराजकता श्रेणी की कलाकृतियों को एक दाओ एकीकरण श्रेणी की कलाकृति के बदले में प्राप्त किया जा सकता है। बेशक मुझे नहीं पता कि वह किस श्रेणी की होगी। अर्जुन चौंक गया। 20 में से एक? क्या दाओ एकीकरण ग्रेड कलाकृति इतनी मूल्यवान थी? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि रक्त तलवार संप्रदाय चेननपिन को जीवित रखना चाहता था, क्योंकि वह दाओ एकीकरण स्तर की कलाकृतियां गढ़ सकता था। ये पता चला कि लिंगवू महाद्वीप में एक दाओ एकीकरण स्तर की कलाकृति इतनी ऊंची कीमत पर बिक सकती थी। यहाँ तक कि उड़ते हुए सारस महल और जिनदाओ संप्रदाय के पास भी शायद केवल 10 आदिम अराजकता स्तर की कलाकृतियां ही थीं। लिंगवू महाद्वीप की हर सेना के पास आदिकालीन अराजकता स्तर की कलाकृति नहीं थी। शायद यदि फ्लाइंग क्रेन पैलेस में सभी दिव्य राजा ग्रेड कलाकृतियों को एक दाओ एकीकरण ग्रेड कलाकृति के लिए बदल दिया जाए तो भी ये पर्याप्त नहीं होगा। शायद यही वजह थी कि जिनदाओ संप्रदाय और उड़न क्रेन महल हमेशा से बेईगोन परिवार के अधीन रहे थे। दाओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ के बिना उनके पास बेईगोन परिवार का विरोध करने की कोई योग्यता नहीं थी। दाओ एकीकरण ग्रेड आर्टिफैक्ट? अर्जुन ने पूछा। आत्मा अमर महल में ऐसे शिल्पकार हैं जो दाओ एकीकरण स्तर की शिल्पकृतियों को परिष्कृत कर सकते हैं। हाँ, बेईगोन ज़ियू ने विस्तार से बताया। आमतौर पर केवल मध्यम स्तरीय और उससे ऊपर के परिवारों और संप्रदायों में ही ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो दाओ एकीकरण स्तर की कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दाओ एकीकरण स्तर की कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए लौकिक नियमों के एक अंश का समावेश आवश्यक है। जब तक कोई शुरू से ही दाओ एकीकरण क्षेत्र का विशेषज्ञ न हो, जब तक कि कोई कलाकृतियों को गढ़ने में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली न हो, तब तक उन्हें गढ़ना मुश्किल है। आत्मा अमर महल में कई सृजन क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन कई दाओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। 1000 साल पहले उन्होंने अंतहीन सागर में एक पहाड़ी द्वीप पर हमला किया और 100 से अधिक दाओ एकीकरण क्षेत्र के राक्षसी जानवरों को मार डाला और 100 से अधिक दाओ एकीकरण ग्रेड कलाकृतियां प्राप्त की, लेकिन उनके पास केवल दर्जनों दाओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ थे, इसलिए उनके पास बहुत सारे अतिरिक्त थे। इसके अलावा आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी और अन्य लोग शिष्यों को लेना पसंद करते हैं। महल के स्वामी, दोनों उपमहल स्वामी, 8 वरिष्ठ इत्यादि, प्रत्येक ने हजारों शिष्यों को स्वीकार किया है। उनमें से कुछ दिव्य राजा क्षेत्र के शिखर तक साधना करेंगे, लेकिन उनके पास आदिम अराजकता स्तर की कलाकृतियों का अभाव है। इसलिए वे अपनी अतिरिक्त दाओ एकीकरण स्तर की कलाकृतियों का उपयोग करते हैं और उन्हें बड़ी संख्या में आदिम अराजकता स्तर की कलाकृतियों के साथ बदल देते हैं। इसके अलावा हर 100 साल में यह व्यापार करने वाली व्यक्ति आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी हैं। अर्जुन को आखिरकार समझ आ गया। स्पिरिट इम्मोर्टल पैलेस में दाओ इंटीग्रेशन क्षेत्र के विशेषज्ञों की तुलना में दाओ इंटीग्रेशन ग्रेड कलाकृतियां ज्यादा थीं, और इसके अलावा वे दाओ इंटीग्रेशन ग्रेड कलाकृतियों को स्वयं भी परिष्कृत कर सकते थे। बेईगोन परिवार के पास दाओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञों की कमी थी और उनके पास आदिम अराजकता क्षेत्र के कई विशेषज्ञ थे। इसलिए उन्होंने आत्मा अमर महल से दाओ एकीकरण स्तर की कलाकृतियों के बदले आदिम अराजकता स्तर की कलाकृतियों का व्यापार किया। इन कलाकृतियों का मूल्य इस तथ्य से और भी बढ़ जाता है कि इन्हें तोड़ने के लिए किसी की आदिम अराजकता ग्रेड या दाओ एकीकरण ग्रेड कलाकृति को उसके शरीर के साथ मिलाना पड़ता है। इसका मतलब ये था कि उस व्यक्ति को युद्ध हथियार के रूप में एक और कलाकृति की आवश्यकता होगी।
तो फिर अगला व्यापार कब है? पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी अपने शिष्यों को साधना हेतु कहाँ ले जाती होंगी? अर्जुन निरंतर प्रश्न पूछते रहे। अगला लेन देन लगभग 1 महीने में होगा, हालांकि विवरण बदल सकते हैं। बेईगोंग जियू ने जोर से सोचा, मुझे पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी के शिष्यों के साधना स्तर के बारे में नहीं पता। आखिरकार मैं तो एक अर्ध दिव्य क्षेत्र का साधक ही हूँ। स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों से निकलने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ बुजुर्गों से पूछने ले जाऊंगा। धन्यवाद। अर्जुन ने बेईगोंग जियू की ओर मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन सोचा, लगता है रोशनी और ईशा ही वे लोग हैं जिनके बारे में मुझे पूर्वाभास हो गया था। खंडहरों की यह यात्रा समाप्त होने के बाद मैं आसपास पूछताछ करके पता लगाऊंगा कि रोशनी और ईशा कहाँ खेती कर रही होंगी। सभी किसानों, तैयार हो जाओ, हम प्रवेश कर रहे हैं। अंकल झेंग ने धीमी आवाज में चिल्लाया। व्यू सुयुआन और अन्य 4 संप्रदायों के अन्य बुजुर्गों के साथ मिलकर उन्होंने एक ही समय में स्थानिक नियमों की नामात्र शक्ति को उन्मुक्त कर दिया और अवरोध और प्रतिबंध को कमजोर कर दिया। हुश हुश हुश। 5 मध्य अवस्था वाले आदिम अराजकता विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया। हवा में प्रकाश के 5 हल्के नीले स्तंभ प्रकट हुए और एक ही समय में सुनहरे अवरोध से टकरा गए। सुनहरा अवरोध धीरे धीरे मकड़ी के जाले की तरह टूट गया, लेकिन बिखरा नहीं। इसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। हालांकि चूंकि इस अवरोध पर पहले भी कई बार हमला हो चुका था, इसलिए ये स्पष्ट था कि यह जल्द ही अपने चरम पर पहुंच जाएगा और संभवतः केवल 50 या उससे ज्यादा साल ही टिक पाएगा। व्यू सुयुआन ने गुप्त रूप से जिनदाओ संप्रदाय के एक अन्य शिष्य व्यू युआन को संदेश भेजा, खंडहर में प्रवेश करने के बाद एक अच्छी दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति ढूंढो और तुरंत अंदर घुस जाओ। फिर ये शितियान को मार डालो। उधर झेनकोन के मठाधीश वू यू ने भी भिक्षु नियानशिन को अपनी आवाज सुनाई। प्रवेश करने के बाद सीधे भीतरी क्षेत्र में प्रवेश करें और 6ठी या 7वीं श्रेणी की दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति ढूंढें जिसे तोड़कर पार किया जा सके। फिर ये शितियान को मारने का कोई मौका ढूंढें। लगभग उसी समय फ्लाइंग क्रेन पैलेस के एल्डर वांग तियान ने एक अन्य व्यक्ति को आवाज संदेश भेजा और वही आदेश दिया। जल्द ही बैंगनी वन संप्रदाय के लिन हुआन, हे हुआन, बैंगनी स्वर्ग किले के मीतियान, स्नो ईगल किले के कूनबाई, सनस्लैशिंग संप्रदाय के वुहैन, सन मून संप्रदाय के चेन बेन और अन्य प्रतिभाओं को अपने बुजुर्गों से समान निर्देश प्राप्त हुए। खंडहरों के भीतर मौजूद खजाने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से पहले उन्हें इस गर्म आलू से निपटना था। भिक्षु नियानशिन ने अपनी हथेलियां आपस में दबा लीं। उनका श्वेत वस्त्र विशेष रूप से पवित्र लग रहा था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और वाणी भेजी, हे उपकारी, ये क्या प्रवेश के बाद आपका सहयोग करने का कोई इरादा है? नहीं। कुछ ही क्षणों बाद सुनहरे घेरे के भीतर एक विशाल गुफा धीरे धीरे प्रकट हुई। ये 100 मीटर व्यास वाली एक गोलाकार गुफा थी। बाहर से पर्वत शिखर और अंदर के मंडप दिखाई दे रहे थे। यह एक अलग ही दुनिया थी और विशेष रूप से शांत लग रही थी। स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय। अर्जुन ने इलाके का जायजा लिया और धीरे से कहा, ये पहाड़ों, घाटियों, मंडपों और जंगलों के साथ एक स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन इस घाटी के बीच में इसे देखना थोड़ा अजीब लगता है। इस समय बेईगोंग जियू ने समझाया, गुरुजी, उस समय स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय ने एक गंभीर पाप किया था और गलती से एक राक्षस को अपने जाल में फंसा लिया था, जिससे लगभग अराजकता फैल गई थी। हमारे बेईगोंग परिवार के दाओ एकीकरण चरण विशेषज्ञ ने कार्रवाई की और एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके यहाँ के भूभाग को बदल दिया और स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों को ढक दिया। मूलतः स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय एक मैदान, एक पर्वत शिखर और एक जंगल के चौराहे पर स्थित था। हालांकि ताओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ ने आसपास के भूभाग को पूरी तरह से बदल दिया था। अगर दोनों मठाधीशों और अन्य लोगों ने स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहरों की रक्षा के लिए अपने स्थानिक नियमों को लागू नहीं किया होता, तो अंदर की हर चीज भूमिगत हो जाती। स्वर्ण अवरोध के प्रकट होने से परिवर्तित परिवेश फूलकर फट गया था। तो फिर मुझे सावधान रहना होगा। अगर मेरे बाहर आने से पहले ही स्वर्णिम अवरोध टूट गया तो मैं इस सब के नीचे दब जाऊंगा, तो बहुत परेशानी होगी, अर्जुन ने मन ही मन कहा। जल्द ही अंकल झेंग की आवाज उसके कानों में गूंजी, अंदर आओ, प्रवेश करना। 5 आदिकालीन अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ एक साथ चिल्लाए। ये कहते ही कूनबाई,
मीतियान, हेजुवान, भिक्षु न्यानशिन, वुहेन और अन्य लोग आराम से नीचे कूद पड़े। उन्होंने अपने शरीर को हवा में समायोजित किया और धीरे धीरे गुफा के खुले मुंह में उतर गए। मैं भी जा रहा हूँ। जियू, कृपया मुझे आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी के बारे में और जानने में मदद करो। जब तक अर्जुन ने कहा, सैकड़ों लोग नीचे कूद चुके थे। वह भी उनके पीछे गया और न जाने कितने मीटर नीचे गिरा। जब उसने सुनहरा अवरोध देखा तो उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह बाकियों से ज्यादा तेजी से गिर रहा था। अजीब, वे पहले नीचे कूदे। वे मेरे पीछे क्यों हैं? क्या ये हो सकता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है? गुफा में प्रवेश करने के बाद उसे कई 100 मीटर नीचे उतरना चाहिए था, जहां 5 आदिकालीन अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा निर्मित एक मंच था। हालांकि क्योंकि वह बहुत तेज था, उसके पैर और शरीर प्लेटफॉर्म से टकरा गए और वह गिरता चला गया। जमीन स्वर्ण अवरोध से 1000 मीटर से भी ज्यादा दूर थी और अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हवा में उड़ने में असमर्थ थे। प्रतिभागियों को सीधे गिरने और गंभीर रूप से घायल होने से बचाने के लिए आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञों ने मिलकर जमीन से 500 मीटर दूर एक विशाल मंच का निर्माण किया, ताकि स्थानिक नियमों की शक्ति का उपयोग करके उन्हें गिरने से रोका जा सके। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि जब बाकी लोग नीचे उतरे तो उन्होंने अपनी गति धीमी करने के लिए अपनी गति तकनीकों का इस्तेमाल किया, जबकि अर्जुन सीधा नीचे गिरा। मंच उसकी ताकत का सामना नहीं कर सका। भिक्षु न्यानशिन मंच पर उतरे और नीचे की आकृति को घूरने लगे। क्या वो ये शितियान था? वो सीधे नीचे क्यों गया? फिर बाद में उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये शितियान कहाँ है? स्नोहॉक किले के कूंडबाय, सन स्लैशिंग संप्रदाय के वुहेन, सन मून संप्रदाय के चेन बेन और बाकी सभी लोग मंच पर उतरे। वे सभी हैरान थे। उन्होंने अरुण फॉल को अपने पीछे साफ देखा, लेकिन उसे यहाँ क्यों नहीं देखा? लगता है अरुण पहले नीचे चला गया है। भिक्षु न्यानशिन थोड़ा हैरान हुआ। पहले नीचे गया? क्या उसे गिरकर मरने का डर नहीं है? वुहेन ने हाथ पर हाथ रखकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे ये शितियान नहीं मिला। वह भाग गया। तो फिर हम उसे कैसे मारेंगे? मुझे नहीं पता। चलो पहले बाहर जाकर देख लें। हमें अपने दिव्य राजा स्तर की कलाकृतियों को ढूंढना चाहिए और उसे ढूंढने से पहले उसे तोड़ना चाहिए। हेजुवान, लिन जुवान, चेन बेन और अन्य लोगों ने बात की। जल्द ही इन लोगों ने अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे उतरने के लिए नियंत्रित कर लिया। अर्जुन की तरह सीधे नीचे गिरने का साहस उनमें नहीं था। उनके जाने के बाद बाकी 1000 से ज्यादा लोग एक एक करके प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। उनमें से कई सैकड़ों मीटर नीचे जमीन को डर से देख रहे थे। अगर वे इतनी दूरी से गिरते तो उन्हें इतनी गहरी चोट लग सकती थी कि वे विकलांग हो जाते और फिर दूसरे प्रतिभागी उन्हें मार डालते। लिंगवू महाद्वीप कुनलुन पर्वतों से अलग था। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत प्रबल था और केवल दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ ही आकाश में उड़ सकते थे। स्थिति हुआक्सिया जैसी ही थी। कुछ लोग जिन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, वे ऊंची इमारत से गिरने से नहीं मरते थे, लेकिन वे अपंग हो सकते थे। नीचे हेशुवान और बाकी लोग उतरे। उन्हें अर्जुन दिखाई नहीं दिया, इसलिए वे अपनी अपनी दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां ढूंढने चले गए। उसी समय दूर एक पर्वत शिखर पर स्थित हेवनसगार्ड मंडप में एक युवक मंडप के किनारे बैठा हाँफ रहा था। सौभाग्य से मेरी चाल ढाल की तकनीक बहुत अच्छी है, वरना मैं गिरकर मर ही जाता। ये तो अजीब है। इस मंडप और बाहरी जगह के बीच सुनहरा अवरोध क्यों है? जो बोला वह अर्जुन था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के खंडहर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित थे। पहला भाग मैदान और जंगल था। वहां कुछ छोटे मंडप और मंदिर थे जो संभवतः दिव्य राज्य क्षेत्र स्वर्ण बुद्धों के निवास स्थान थे। दूसरा हिस्सा पहाड़ों और नदियों के बीच था, जहां हजारों घर थे। शायद यही भिक्षु विश्राम और साधना करते थे। हर घर के बाहर एक हल्की सुनहरी दीवार थी और ऐसा लगता था कि अंदर के खजानों और कलाकृतियों को पाने के लिए उस दीवार को तोड़ना ही होगा। उसी समय जंगल और भूमिगत में कुछ घर थे जिनमें अमर और दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृतियां थीं। तीसरा भाग हेवनसगार्ड पवेलियन था, जहां अर्जुन था। हेवनसगार्ड पवेलियन एक पर्वत शिखर पर बना था। ये हुआक्सिया की प्राचीन इमारतों जैसा ही था, लेकिन कहीं ज्यादा भव्य था। अंदर 20 से ज्यादा मंजिलें थीं और यह बिल्कुल किसी भव्य महल जैसा दिखता था।
हेवनसगार्ड पवेलियन अकेला ही सैकड़ों मीटर ऊंचा था और इसकी सुनहरी दीवार का शीर्ष एक दिव्य स्तंभ की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को थामे हुए था। इस पर खड़े होकर कोई भी नीचे पूरे खंडहर को देख सकता था। हेवनसगार्ड मंडप और पर्वत शिखर के बीच एक और भी अधिक भव्य स्वर्णिम अवरोध था जो ऐसा प्रतीत होता था कि तीनों स्थानों को अलग करने के लिए प्रयोग किया गया था। बच्चे, यह आंतरिक क्षेत्र है, लैन ज़ुएयू ने अचानक संसार कब्रिस्तान से कहा। मैं यहाँ कई आदिम अराजकता स्तर की कलाकृतियों की आभा महसूस कर सकता हूँ। यहाँ 18 आदिम अराजकता स्तर की कलाकृतियाँ और 2 दाओ एकीकरण स्तर की कलाकृतियाँ संग्रहित होनी चाहिए। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। जब वह पहले गिर गया तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने उड़ने वाली तलवार के स्थान पर देव हत्यारे की तलवार का इस्तेमाल किया और किसी तरह सुनहरे अवरोध में प्रवेश कर गया। मुझे याद है कि भिक्षु न्यानशिन और बेइगोंगजियू ने कहा था कि केवल बौद्ध साधक ही स्वर्ग रक्षक मंडप में प्रवेश कर सकते हैं, है ना? पिछली बार जब भिक्षु न्यानशिन आए थे तो उन्हें केवल चतुर्थ श्रेणी का दिव्य राजा श्रेणी का एक शिल्प मिला था। अर्जुन ने जोर से सोचा और अचानक उनके हाथ में निर्वाण बौद्ध रून दिखाई दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले जो निर्वाण बौद्ध रून साधना की थी उनमें बौद्ध धर्म की शक्ति समाहित है, इसलिए स्वर्णिम अवरोध ने मुझे बौद्ध समझकर अंदर आने दिया। यही एकमात्र तार्किक स्पष्टीकरण था। लैन ज़ुएयू ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ऐसा ही होना चाहिए। जाओ और इस मंडप का अन्वेषण करो। मुझे लग रहा है कि संसार कब्रिस्तान की 3 कब्रें जोरदार प्रतिक्रिया दे रही हैं। बहुत जल्द ही उनकी दिव्य आत्माएं प्रकट होंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और स्वर्ग रक्षक मंडप में प्रवेश करने के लिए मुड़ा। वह पहले 7वीं मंजिल की बालकनी में गिरा था, लेकिन अंदर जाते ही वह तुरंत पहली मंजिल पर पहुंच गया। उसने पहली मंजिल पर बिखरी 18 कांस्य प्रतिमाओं को देखा और अनुमान लगाया कि इनका उपयोग बौद्ध अनुयायियों की परीक्षा लेने के लिए किया जाता था। ये 18 कांस्य मूर्तियां कठपुतलियां हैं और 5वें या 6ठे स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों जितनी शक्तिशाली प्रतीत होती हैं। यदि वे सेना में शामिल हो जाएं, तो वे 9वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ सकते हैं। जैसे ही अर्जुन ने ये सोचा, अचानक एक घंटी बजी और 18 कांस्य मूर्तियां एक साथ सक्रिय हो गईं। उनके शरीरों के चारों ओर सुनहरे बौद्ध चिन्ह बन गए। झनकार, झनकार, झनकार। जल्द ही पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई और 18 कांस्य प्रतिमाओं ने अपनी अपनी लाठियां लहराईं और अर्जुन पर हमलों की झड़ी लगाने के लिए एकजुट हो गईं।